सो ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको एक्चुअली में। तो जैसा कि अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स पुराने देखे उसमें 1857 की रिवॉल्ट से हमने स्टार्ट किया था। देन आफ्टर दैट हमने कुछ देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसमें हमने देखा PDEF। ठीक है, कि पुर्तगाली कैसे आए, डच कैसे आए, फिर इंग्लिश कैसे आए, फिर डेन्स भी हमने हमने बीच में डाल दिया जो कि डेनमार्क से आए थे। एंड फाइनली हमने फिर फ्रेंच के साथ इसको खत्म कर दिया। फिर हमने ये भी देख लिया था कि भाई पुर्तगाली फर्स्ट थे जो आए थे एंड लास्ट भी थे जो गए थे यहाँ से। उसके इसी सीरीज के अंदर आगे चलते हुए हमने थोड़ा सा, जब फ्रेंच के ऊपर हम आए थे तो हमने कार्नेटिक के वॉर्स वगैरह को काफी ज्यादा प्राइम फोकस के साथ देख लिया था, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वॉर थे वो। उसके बाद फिर हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के ऊपर आ गए कि ब्रिटिश ने किस तरह से कॉन्क्वेस्ट किया, मतलब उनका उन्होंने कैसे कॉन्करिंग की है अब तक, है ना, कैसे की थी कॉन्करिंग। तो उसमें पहले हमने तो बाई डिफॉल्ट जो फॉल रहा उसका मुगल एम्पायर का, उसको देखा 1707 के बाद 1857 तक जो मुगल एम्पायर का फॉल होता रहा कंटिन्यूअसली। ठीक है, जो कि अच्छे शासक नहीं थे, रूल करने वाले लोग अच्छे नहीं थे, इस वजह से कंटिन्यूअसली जो फॉल होता रहा, कुछ रीजन जो रहे वो अंग्रेजों की भी पॉलिसीज रही, तो वो सब भी हमने देखा। देन फाइनली उसके बाद फिर हमने स्टेट बाय स्टेट, लाइक स्टेट बाय स्टेट में प्रोविंस बाय प्रोविंस किस तरह से इन लोगों ने एरिया बाय एरिया कैसे कॉन्कर किया है। लाइक बंगाल के लिए इन्होंने क्या क्या किया, लाइक है ना। और बॉम्बे तो इनको ज्यादा, बॉम्बे में तो इन्होंने बॉम्बे में भी किया था, बॉम्बे का तो उनका जो फोर्ट मिला था उनको दहेज में भी मिल गया था बाद में, मतलब वो जगह। और फिर उन्होंने मैसूर के अंदर क्या किया, इन सब चीजों को हमने जाना। उसके बाद बेसिकली हमने फोकस किया था इस चीज के ऊपर कि हैदर अली के साथ, लाइक टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ फाइटिंग करते हुए किस तरह से मैसूर का कॉन्क्वेस्ट किया। तो ये अब तक का मतलब हमारा हमारा एवोल्यूशन रहा, मतलब हमारे चैप्टर्स का, हमारे स्टडीज का, हमारे लेक्चर्स का, है ना, ये पूरा एवोल्यूशन रहा। अब फाइनली हम यहाँ पे इतना एवोल्यूशन करने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं, जब कॉन्क्वेस्ट हम देख रहे हैं तब फर्दर हम कॉन्क्वेस्ट देखेंगे, लाइक मराठा ने कॉन्क्वेस्ट, मराठाओं का कॉन्क्वेस्ट कैसे होगा एक्चुअली में। ठीक है, कि ब्रिटेन वाले कैसे कॉन्क्वेस्ट करेंगे मराठा को। फिर उसके बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा सिंध जो प्रोविंस है उसका कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ। ये सारे कॉन्क्वेस्ट देखने के बाद फिर फाइनली हम फर्दर हम एक्सटेंड करते हुए फिर ट्राइबल मूवमेंट्स की, जैसे कल बात चल रही थी थोड़ी सी कल तो बात सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की चल रही थी कि उनको पढ़ाना है, वो भी हम बाद में देखेंगे, कल की क्लास में रहेगा। आज हम देख लेंगे कि ट्राइबल मूवमेंट्स किस तरह से हुए। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स रहे जिन्होंने की 1857 के पहले भी काफी वाइटल रोल प्ले किया। उन सब चीजों को हम देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत 1857 के आसपास के रिवोल्ट भी हम देख लेंगे, पीजेंट रिवोल्ट भी हम देख लेंगे। और इस तरह फिर देखते हैं कि कहाँ तक ये लेक्चर जा पाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास से। तो हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाइक टीपू सुल्तान देख लिया है, मैसूर देख लिया है। अब हम जा रहे हैं मराठास के साथ, तो इसकी एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे हम, ताकि स्पेसिफिक चीजें यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर पाए हैंडल। तो मराठा जो थे काफी प्रोमिनेंस में थे, शिवाजी ने, आपको पता ही है कि काफी ज्यादा शिवाजी ने इनको लाइमलाइट में लेके आ गए थे। शिवाजी आई थिंक 1780 या 1770 के आसपास शिवाजी खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर भी ये मतलब इनका मराठाओं का किंगडम चलता रहता है। यहाँ पे एक पेशवा होते हैं, पेशवा जनरली ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। और एक किंग होता है, किंग जनरली क्षत्रिय होता है। तो काफी बार थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पेशवा और किंग के बीच में भी होता रहता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो पेशवा होते हैं वो काफी बार किंग बोलता है, क्षत्रिय जो लोग बोलते हैं कि भाई पेशवा जो है ब्राह्मण है वो किस तरह से मतलब कि हमें सबऑर्डिनेट कर सकते हैं या फिर किस तरह से हमारे हमसे अपर हैंड पे जा सकते हैं। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलता रहता है, लेकिन ये सब चीजें चलती रहती हैं। पहले इनके बीच में काफी ज्यादा मतलब कि कोऑर्डिनेशन होता है, बाद में जाके कोऑर्डिनेशन ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, और उस कोऑर्डिनेशन की ब्रेक होने की वजह से ही लाइक 1880s के अंदर जो फाइनल मराठा वॉर के बाद पूरी तरह से मराठा बैक साइड में चले जाएंगे। अदरवाइज मराठा पहले काफी सुप्रीम हुआ करते थे। मराठा ने काफी बड़ा चैलेंज दिया है लगातार ब्रिटेन वालों को, जो सबसे बड़े बड़े जो चैलेंज ब्रिटेन वालों को मिले हैं उसमें मुझे लगता है कि मराठाओं से मिलने वाला चैलेंज सबसे बड़ा था। ओके, तो इसमें लाइक शिवाजी खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि औरंगजेब के बाद से साहू करके थे, वो 1707 से 1749 तक रहे। अब हम यहाँ पे पेशवा क्या रहे हैं ना, इसको देख लेते हैं। ये दो चीजें होंगी, एक इंसान किंग होगा, एक पेशवा होगा। पेशवा का रोल काफी प्राइम रहेगा, लेकिन पेशवा जनरली ब्राह्मण होंगे और किंग जो होगा जनरली क्षत्रिय रहता है। तो इस तरह से ये मतलब कि इस तरीके से ड्यूल सिस्टम सा चलेगा यहाँ पे, है ना, मराठाओं के अंदर। तो जो जो फेमस पेशवा रहे, ठीक है, बाद में एक्चुअली में जो पेशवा हम बोले कि अकबर के बाद में जो पेशवा आए उनमें सबसे बड़े बड़े जो नाम हैं इनको आपको क्रोनोलॉजी के साथ याद रखना है। बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे वो थे 1713 टू 1720। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा रहे। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट आएंगे 1720 से 1740। और जो बाजीराव फर्स्ट थे वो काफी प्रोमिनेंट थे। बाजीराव फर्स्ट के ऊपर मूवी जो बनी है बाजीराव मस्तानी करके, वो मूवी भी बनी हुई है। काफी वाइटल रोल था इनका, काफी बड़े ये पेशवा माने जाते हैं उस टाइम के। ओके, फिर उसके बाद में बालाजी बाजीराव, जिन्हें बालाजी बाजीराव राव आ जाएंगे 1740 टू 1761। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो तीन तो आपको क्रोनोलॉजी में ऑर्डर कैसे याद रखना है, पहले बालाजी विश्वनाथ आए, फिर बाजीराव आएंगे, फिर बालाजी बाजीराव आएंगे। ठीक है,
तो एक्चुअली में जो अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था, आपको बताओ, और फिर उसके बाद एक नादिर शाह था, बाद में नादिर शाह आया था 1761 के, नहीं ओके सॉरी, पहले कौन था, अहमद शाह अब्दाली था या नादिर शाह था, पहले आक्रमण कोई बताएगा, पहले हमला किसका हुआ था? अली थे ना। ओके, अहमद शाह अब्दाली फिर फाइनली नादिर शाह। ओके ठीक है। तो मतलब कि आपको पहले क्रोनोलॉजी में क्या याद रखना है, तीन नाम याद रखने हैं, बालाजी विश्वनाथ पेशवा है काफी इंपॉर्टेंट, बाजीराव फर्स्ट एंड बालाजी बाजीराव, ये तीन जो है 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव फर्स्ट रहेंगे 1720 टू 1740 तक। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाएंगे फाइनली बालाजी बाजीराव, ठीक है, जो 1740 से 1761 तक रहेंगे। ठीक है, जो थर्ड पानीपत का वॉर होता है आपको पता हो तो, ठीक है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और नाना साहब के बीच में होता है। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली थे ना फाइनली, ओके, अहमद शाह अब्दाली और नाना साहब के बीच में जो वॉर होगा, है ना, ये 1761 का वॉर होगा। यहाँ तक मतलब कि मराठा काफी प्रोमिनेंस में रहेंगे, काफी लाइमलाइट में रहेंगे, काफी अपर अपर हैंड पे रहेंगे, लेकिन 1760 वॉर के बाद मराठा काफी ज्यादा मतलब कि डाउनफॉल हो जाएगा उनका, काफी नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि पैरेलल में ये चीजें लाइक बालाजी विश्वनाथ बाजीराव फर्स्ट एंड बालाजी बाजीराव वगैरह, यहाँ तक जो चीजें रहेंगी काफी ठीक ठाक सी रहेंगी। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे, उससे पहले मैं देख लेता हूँ थोड़ा, बाद में जाके जो पावरफुल मराठा फैमिलीज रही है ना, बाद में जाके ब्रेक हो जाती है फैमिली, काफी सारे पावरफुल मराठा जाते हैं, तो आपको याद रखना है भोसले जो थे वो थे नागपुर से। ठीक है, फैमिली डायनेस्टी वगैरह सिस्टम में चलेगा पूरा, है ना, और सिंधिया ग्वालियर के थे, होलकर इंदौर के थे, और गायकवाड़ बड़ौदा के थे। इस चीज को आपको याद रखना पहले ना। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले तो काफी फोकस में थे, मैंने बताया कि 1761 के बाद थोड़ा सा ये मतलब उनका डाउनफॉल ज्यादा हो जाएगा एक्चुअली में, है ना। और उससे पहले जो बालाजी बाजीराव और बाजीराव फर्स्ट वगैरह, इनकी काफी प्रोमिनेंट काफी अच्छे नाम रहते हैं। एक इनके अंदर जो सबसे थोड़ा मतलब कि जिसको अच्छी लाइमलाइट में नहीं अच्छी लाइट में नहीं देखा जाता है, वो रघुनाथ राव रहते हैं। वो कहाँ से आए रघुनाथ राव, उसको भी हम देख लेंगे किस तरह से, और क्यों वो बैड लाइट के अंदर रहते हैं वो भी देख लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात की जाती है यदि, ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो 1775 टू 1782 तक चला था ये। इस टाइम पे जो इनकी तरफ से फाइट करने वाले पेशवा थे वो माधव माधव राव सेकंड थे। ठीक है, माधवराव सेकंड थे। ये जो पोस्टें होती थी वो हेरिडेटरी हुआ करती थी, ध्यान रखना है आपको, है ना, पेशवा वगैरह वाली पोस्टें हेरिडेटरी हुआ करती थी। उसी फैमिली लिनिएज को तोड़ते हुए रघुनाथ राव बीच में आए थे। एक्चुअली में वो मतलब उस लेगेसी को, हेरिडेटरी वाली लेगेसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, और फिर वो आए थे। तो इस वजह से वो मतलब बैड लाइट में लिए जाते हैं काफी बार। तो उन्होंने काफी सारे मतलब कि एग्रीमेंट वगैरह किए थे इनके साथ, ब्रिटेन वालों के साथ, अपने आप को मतलब कि एज ए पेशवा एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस वजह से उनको बैड लाइट में लिया जाता है। तो मैं जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात कर रहा हूँ तो वो माधव राव सेकंड के टाइम पे हुआ था, और जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे आपके वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और फाइनली इसके बाद में कुछ नहीं हुआ, जो वॉर हुआ मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, उसके बाद में स्टेटस को हो गया और सलबाई ट्रीटी हो गई, काफी फेमस ट्रीटी है सलबाई की ट्रीटी जो है 1872 के 1782 के आसपास ये ट्रीटी होती है ना, काफी फेमस है। तो ये ध्यान रखना, आपके सलबाई की जो ट्रीटी है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद आती है प्रोमिनेंस के अंदर। ओके, उसके बाद ये ट्रीटी हो जाएगी तो बाद में बहुत ज्यादा मतलब पीसफुल एटमोसफेयर क्रिएट हो जाएगा, 20 साल तक कुछ ज्यादा चीजें होंगी नहीं। और मतलब कि फाइनली बाद में जाके फिर 1803 टू 1805 के आसपास फिर दोबारा से वॉर होगा। जनरली आपको याद रखना है, इस चीज को आपको फील कर लेना है कि मराठा के अंदर जितने भी वार हो रहे हैं ना, मराठा जो थोड़ा सा वीक पॉइंट पे इसलिए जा रहे हैं कि ये सब मतलब कि सेल्फ अपने आप को अपर हैंड पे ले जाने के लिए, लाइक रघुनाथ राव को आप ले लो, चाहे बाजीराव सेकंड को आप ले लो, ठीक है ना, ये सब लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेने के लिए चले जाते हैं, खुद को प्राइम फोकस में रखने के लिए। तो इंडिविजुअल मतलब कि बेनिफिट के लिए लोग काम करते हैं, इनके अंदर वो वाली फीलिंग नहीं होती है कि मराठा इज लाइक पूरा एक कंबाइंड वे में इनको लिया जाए, है ना। तो इस वजह से काफी हद तक इनका डाउनफॉल होता है कि खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डाउनफॉल के लिए। ठीक है, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर मतलब सैलबाई की ट्रीटी होने के बाद में 20 साल तक काफी चीजें एकदम शांत रहती हैं थोड़ी। और फिर 1803 टू 1805 के पास बाजीराव जो सेकंड है उसका भी एक रीजन रहता है, आप निटी में इनको जाके पढ़ोगे, मैं तो थोड़ा टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि निटी में इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें अंदर रीजन ये होता है कि लाइक जो बाजीराव सेकंड होते हैं वो उनके खुद के ही मतलब लाइक आई थिंक गायकवाड़ या सिंधिया सिंह की फाइटिंग वाइटिंग हो जाती है, फिर ये उन्हीं में से किसी को किल कर देते हैं, फाइनली भी पेट्रोनेट के लिए चले जाते हैं एक तरीके से अंग्रेजों के पास। ठीक है, पैटर्नर लेने के लिए मुझे आप ट्रुप्स वगैरह दे दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से इनके साइन होते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बार बार। इसी तरह से रघुनाथ राव ने भी किया था पहले स्टार्टिंग में, है ना। तो बाजीराव सेकंड जाते हैं और ये बाजीराव सेकंड जाके सब्सिडी अलायंस साइन कर लेते हैं 1802 के आसपास। और मतलब कि तो उस टाइम पे एंग्लो मराठा सेकंड वॉर होता है, आपको टाइमलाइन याद रखनी है, ज्यादातर जो होती है क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि कब हुआ, और दूसरे वार्स के साथ इसको कंपेयर करके, तो ये 1803 टू 1805 के बीच में हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको ना।
फिर उसके बाद उनकी तरफ से वो लड़ते हैं और फिर वो आगे की दूसरी बातें हैं ना, और काफी सारा अंदर तक इसमें है, वो देखते हैं बाद में। अभी थर्ड जो वॉर होगा, अब क्या होगा दोबारा से, ये वॉर तो काफी टाइम के लिए मतलब रुक जाएगा, फिर 1817 टू 1818, 1817 से 1818 तक थर्ड वॉर होगा, एंग्लो मराठा वॉर होगा थर्ड नंबर का। ये किस किस के बीच में होगा, देखो ध्यान रखना, दोनों वॉर के अंदर बालाजी बाजीराव है, सॉरी बाजीराव सेकंड है, ठीक है, बाजीराव सेकंड दोनों ही वॉर में है। अब ये जो वॉर जनरली होगा ना, वो पिंडारीज के लिए होगा। पिंडारीज को आपने ऐसे भी देखा होगा कि पिंडारीज वो लोग हुआ करते थे जो कि फाइट किया करते थे मराठों की तरफ से, और मराठा वगैरह उनको सैलरी दे दिया करते थे, इस तरह से सिस्टम चलता था। लेकिन बाद में जैसे ये मराठा डाउन हो जाएंगे तो पिंडारियों के काम धंधे खत्म हो जाएंगे, तो थोड़ा लूट मार ज्यादा चालू कर देंगे, तो अंग्रेज उनसे दुखी हो जाएंगे। तो पिंडारीज को जो है लेजिटिमेसी को खत्म करने के लिए, पिंडारीज को पूरा खत्म करने के लिए, मतलब कि जो मराठा वाले थे उनके सपोर्ट में लड़ रहे थे पिंडारीज के, और एक तरीके से अंग्रेज उनको खत्म करना चाहते थे। तो इस टाइम पे बाजीराव सेकंड थे और लॉर्ड हेस्टिंग थे, इनके बीच में वॉर हुआ था, और फाइनली पूरी तरह से क्रश आउट हो जाता है पूरा एम्पायर, जो है मराठा एम्पायर क्रश आउट कर दिया जाता है 1818 के बाद, मतलब पूरी तरह से उनको हरा दिया जाएगा यहाँ पे। और जो पेशवा हैं आपके बाजीराव सेकंड, इनको कानपुर भेज दिया जाएगा चुपचाप से। और बाद में सतारा करके जो जगह है, उसको एज ए क्या, उसको एज ए मतलब सिंबल के तौर पे वहां पे एक शिवाजी जो थे उनके रिलेटिव ही थे कोई, है ना, उन्हीं के लीनिएज में आगे जाके जो रिलेटिव रहे होंगे, महाराजा प्रताप सिंह को रूलर बना के बैठा दिया जाएगा, उनको बस मतलब कि वैसे ही बस पपेट के तौर पे बैठा दिया जाएगा, और यहाँ पे पूरी तरह से क्रश आउट कर दिया जाएगा मराठा एम्पायर को। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि मराठा एम्पायर ने काफी बड़ा मतलब कि फॉर्मिडेबल एम्पायर था, काफी बड़ा रेजिस्टेंस उन्होंने दिया, लेकिन फाइनली वो हार गए। जो रीजन बताए जाते हैं, तो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था मराठा के अंदर, आपको पता हो तो, लाइक सरदेशमुखी और चौथ। तो कभी बोला जाए कि सेस क्या होता है, तो देखो चौथ का मतलब तो नाम से ही पता चलता है, 1/4 मतलब चौथ, और सरदेशमुखी मतलब 10% अबव दी उसके कुछ था। तो कभी बोला जाए कि इनमें से सेस कौन सा है, तो वो सरदेशमुखी था, है ना, टैक्स ऑन टैक्स जो था। तो एक्चुअली लाइक दैट। तो ये एक्चुअली में इनका डाउनफॉल का रीजन, काफी लोग बहुत कुछ बताते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें जो मेजर रीजन बताए जाते हैं वो यही बताए जाते हैं कि इन्होंने कभी भी मतलब सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर चीजों को बढ़ के नहीं देखा। शिवाजी ने स्टार्टिंग में मतलब इसको एस्टेब्लिश किया, शिवाजी जब तक थे तब तक चीजें ठीक थी, उसके बाद भी लाइक बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट वगैरह, है ना, इन लोगों ने काफी अच्छा डोमिनेंस दिखाया, काफी अच्छा मतलब इन लोगों ने लीड किया है सारे पूरे सिस्टम को। बट बाद में जाके जब से रघुनाथ राव की स्टार्टिंग होती है, वहां से भी चीजें खराब होने लग जाती है काफी हद तक। और एक्चुअली में रघुनाथ राव जो थे, वो अपने नेफ्यू जो थे उन्हीं को किल करके और वो किंग बनते हैं। तो उनके नेफ्यू जो थे वो पेशवा थे, ठीक है, फिर रघुनाथ राव पेशवा बन जाते हैं, और वहां से चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे ये लोग हेल्प लेने के लिए जाते हैं अंग्रेजों के पास में। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक। उसके अलावा बताते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनको कोई इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना ही नहीं था। इनकी जो पॉलिसी थी वो तो सिंपल थी, छापेमार नीति थी इनकी, आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता नहीं था पूरा अच्छे से हैंडल वगैरह करते नहीं थे, एजुकेशन वगैरह रिफॉर्म्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह, इन सब चीज के अंदर ये बहुत ज्यादा बैक बैक में रहते थे, है ना। हाँ, मतलब कि और लाइक जैसे टीपू सुल्तान वगैरह ने काफी सारे रिफॉर्म किए, आर्मी वार्मी को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, इन लोगों ने इतना भी वो भी नहीं किया कुछ बहुत ज्यादा। बट इन लोगों का जैसे अहमद साहब अली जब 1761 में आए थे, उससे पहले काफी अच्छा डोमिनेंस था इनका, इन्होंने लाहौर तक, कभी याद आता है तो लाहौर तक इनका रूल रहा है। कि मराठा को आप सुन लो, मतलब सोच लो कि सेंट्रल एशिया हो गया, नॉर्दर्न एशिया हो गया, और लाहौर तक ये एक्सटेंड हो गए थे। तो काफी बड़ा एक मतलब कि इनका शासन रहा है। और काफी बड़ी बाद में ये भी सोचने लगे थे कि हम पूरा रूल करेंगे। और एक दूसरा रीजन ये केवल केवल मतलब कि मुगलों को काउंटर करते हुए रह गए। इन्होंने जो दूसरे फ्रंट पे अंग्रेजों से फाइट की, लेकिन इन्होंने अपना प्राइम जनरली फोकस मुगलों के ऊपर ज्यादा रखा स्टार्टिंग से। ठीक है, वही हिंद स्वराज की स्थापना के लिए, या फिर वो रिलीजियस वॉर के लिए ज्यादा गए, एज कम्पेयर टू दूसरा फ्रंट पे जो ये अंग्रेज आ रहे थे, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाए। तो ये कुछ मेजर रीजन बताए जाते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल है, मुझे लगता है, मतलब मैं बता रहा हूँ जो सब कुछ, लेकिन लाइक हाँ, ये सारे रीजंस थे एक्चुअली में। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है, यदि कोई वैसे क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो बना देंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, आपको याद रखना है कि भोंसले जो थे वो थे नागपुर से, सिंधिया जो थे ग्वालियर से थे, होलकर थे जो इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से थे, है ना। इसमें सभी ये सभी काफी पावरफुल लोग थे, सारे के सारे लोग ही, है ना। और मराठा का जो एंग्लो मराठा जो फर्स्ट वॉर हुआ है, मैंने बता दिया, 1775 टू 82 साल भाई की ट्रीटी हो जाती है इसके बाद में। और इस टाइम पे जो किंग थे वो माधवराव सेकंड एंड वारेन हेस्टिंग के बीच में ये हुआ था। सेकंड जो आपका एंग्लो मराठा वॉर होता है, वो बाजीराव सेकंड के आते हैं, और थर्ड में भी बाजीराव सेकंड रहते हैं। और बाजीराव सेकंड जो होते हैं वो एक्चुअली में पहले मतलब कि अंग्रेज ट्रीटी साइन कर लेते हैं, फिर बाद में थर्ड वॉर के अंदर वो अपोजिशन में चले जाते हैं अंग्रेजों के, दोबारा से यूनिफाइड करने की कोशिश करते हैं पूरे सिस्टम को। लेकिन फाइनली वो हार जाते हैं, क्रश आउट कर दिए जाते हैं, और उनको हटा के भगा दिया जाता है, या भेज दिया जाता है कहाँ पे, कानपुर बिठूर में। और वहां पे उनको बैठा दिया जाता है पेंशन के ऊपर। और सतारा के अंदर आपको पता ही है एक्चुअली में किसको बैठा दिया जाता है, महाराजा प्रताप सिंह, जो कि शिवाजी के दूर रिलेटिव थे, कोई जो भी थे रिलेटिव, वन ऑफ द शिवाजी रिलेटिव में से हुआ करते थे महाराजा प्रताप सिंह। उनको पपेट के तौर पे एक तरीके से, मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्मेट में
उनको बैठा दिया जाता है एक्चुअली। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक मराठा। ठीक है। और आपको ये याद रखना ही है, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बार बार ये लोग हमला करते हैं। अहमद शाह अब्दाली 1761 में आते ही हैं। ठीक है। और ये हमला वगैरह करते ही है, पानीपत का थर्ड वॉर होता ही है। और उसमें पूरी तरह से मतलब कि क्रश आउट कर दिया जाता है वहां पे भी इनको, मराठा को। और वहां पे इनकी मतलब काफी बड़ी क्षति पहुंचती है इनकी एक इमेज को। ठीक है। तो ये कुछ वाटरशेड मूवमेंट जो बताई जाती है हिस्ट्री के अंदर, तो उसी मोमेंट में से एक वाटरशेड मूवमेंट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी बताया जाता है। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक। और कभी कहीं पूछ लिया जाए कि जब ये वॉर वगैरह हो रहा था तो किसने लीड किया था इसको, तो सदाशिव राव थे और विश्वास राव थे आई थिंक। ये दो लीडर थे जो फाइट कर रहे थे। किसकी तरफ से? मराठाओं की तरफ से आई थिंक। और मराठाओं की जो टैक्टिक्स हुआ करते थे फाइटिंग के, वो छापेमार नीति से करते थे फाइटिंग वगैरह। और आई थिंक इन्होंने अंग्रेजों को हराया भी है, लाइक फर्स्ट मराठा वॉर के अंदर आई इन्होंने इनको अंग्रेजों को हराया भी है, एंग्लो मराठा फर्स्ट वॉर के अंदर। तो काफी अच्छे इनके टैक्टिक्स बताए जाते थे। ये लोगों को घेर के पहाड़ों के बीच में दुर्गम स्थान पे, जहाँ पे कि रीच बहुत पॉसिबल ना हो पाए, वहां पे फाइटिंग करते हुए और हरा दिया करते थे लोगों को। तो इसके लिए काफी जाने जाते थे ये लोग, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक मराठा एम्पायर। अभी हम सिंध का कॉन्क्वेस्ट देखते हैं। ठीक है। हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अब और सिंध का कॉन्क्वेस्ट। तो अब तक हमने देख लिया है एक्चुअली में हमारा जो चला हुआ आ रहा है सिस्टम में, फिर इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके अंदर एक दोबारा स्केच क्रिएट हो जाए दिमाग में। मतलब बिल्कुल अलग तरीके से डील कर लिया था स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट किया है। और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के अंदर हमने पीडीईएफ को लेके चले हम, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, और उसके बीच में डेंस भी आ गए थे। उसके बाद जो हमारा फ्रेंच वाला सिस्टम है उसमें हमने कानेटिक के तीनों वॉर देख लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थे। उसके अंदर किसने किसको सपोर्ट किया, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। हर वॉर के बाद में एक ट्रीटी हो जाती है, इस वजह से वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हमने देख लिया। फिर हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के ऊपर हम आगे आगे फर्दर आगे बढ़ते। इस कॉन्क्वेस्ट के ऊपर जब हम आए तो हमने पहले ये देखा कि अकबर के आने सॉरी औरंगजेब के खत्म होने के बाद 1707 से 1857 तक किस तरह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होता रहा कंटिन्यूअसली, उस चीज को हमने देखा। ठीक है। तो वो डाउनफॉल को हमने देखने के बाद ये हो गया डाउनफॉल। फिर उसके बाद हमने फाइनली बाद में देखने की कोशिश की कि किस तरह से रीजन स्पेसिफिक को, मतलब लाइक बंगाल को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया है, मद्रास का कैसे कॉन्क्वेस्ट किया है, वो सब चीजें भी हम देख रहे थे। उसी में हमने आगे जाते हुए जब हम मद्रास का कॉन्क्वेस्ट देख रहे थे तो हमने देखा कि मैसूर का कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ, उसमें किस तरह से हैदर अली वोडिया डायनेस्टी थे और उसके वोडिया डायनेस्टी के जो ऑफिसर थे जिन्होंने अपने आप को एक्चुअल में मतलब कि अपने हाथ में सारी पावर ले रखी थी, लाइक हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर हैदर अली, सेकंड वॉर में कंबाइंड वे में लड़ेंगे, हैदर अली लड़ेंगे 2 साल स्टार्टिंग में, बाद में टीपू सुल्तान लड़ेंगे। तो उसके बाद आपका टीपू सुल्तान एंड 1799 के अंदर टीपू सुल्तान पूरा फॉल हो गया। और फिर वहां पे भी पपेट की तरह बैठा दिया गया वोडिया डायनेस्टी के अंदर से एक लड़के को उठा के। और वहां पे तो दिस इज ऑल अबाउट मैसूर के बारे में हमने देख लिया था। इसी तरह से एक्सटेंड होते हुए हम मराठा के ऊपर आ गए थे, और वैसे ही अब एक्सटेंड होते हुए हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के ऊपर जाएंगे। तो ये कुछ मान लो फाइनल कॉन्क्वेस्ट ही है ये, है ना, एक तरीके से। ये कॉन्क्वेस्ट होते ही लगभग लगभग कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा इंडिया का पूरा पूरा। ठीक है। तो यदि मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ कि अंग्रेज जो लोग हैं कहाँ कहाँ पे किस किस से फाइट कर रहे थे जब ये कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, तो इनको हम काफी फ्रंट में बांट सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो लाइक कुछ तो वॉर बिल्कुल चल रहे थे वर्ल्ड वाइड, है ना, वर्ल्ड वाइड वॉर चल रहे थे, लाइक अमेरिका में चल रहा था और काफी लोगों से फ्रेंच वगैरह के साथ कर्नाटक के वार भी, उन्हीं के एक्सटेंशन वगैरह थे, वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, लाइक दैट ऑल। ठीक है। उनके साथ चल रहे थे बाहर वार, कुछ वार तो बाहर चल रहे थे, है ना, इंटरनेशनली एक तरीके से बोल सकते हैं। कुछ वॉर इंडिया के अंदर चल रहे थे। उन्होंने सबसे वॉर किया आपको पता है, पीडीईएफ में सबसे ही वॉर करते हैं जनरली ये, है ना। डेंस को छोड़ दो शायद, आई थिंक डेंस जो है डेनमार्क वाले इनको बेच के चले जाते हैं सब कुछ बाद में 1845 के आसपास ही। अदरवाइज लगभग जनरली इनका सबसे वार होता है, डच से इनका वार होता है, पुर्तगाली से इनका वार होता है, फ्रेंच वालों से इनका वार होता है। तो एक तो कॉन्क्वेस्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल पावरों से कैसे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया है ना। सेकंड फिर हम देख सकते हैं कि जब ये इंटरनली आएंगे बाद में, तो इंटरनली भी फाइट करेंगे, लाइक बड़े बड़े जो किंगडम्स है, मराठा, मुगल वगैरह। ठीक है। रीजन स्पेसिफिक के हिसाब से इन सबके हिसाब से मतलब करेंगे, और उसी में कुछ फाइनल जो अब कॉन्क्वेस्ट आने वाले हैं, लाइक सिंध वगैरह के कॉन्क्वेस्ट। एंड देन फिर फाइनली उनका फुल फ्लैज वे में, मतलब काफी हद तक फुल फ्लैज वे में तो नहीं था, क्योंकि लगभग आप मान सकते हो कि 50% टेरिटरी के ऊपर का डायरेक्ट रूल हुआ करता था। जो प्रोविंस हुआ करते थे वो इंडिया को, एंटायर इंडिया को लगभग 50% कवर करते थे, और 50% के अंदर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। आप 563 प्लस जो आप रियासतों की बातें करते हो ना वो, है ना, तो वो 563 प्लस जो रियासतें थी वो एक्चुअली में 50% ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट करती थी। तो जो भी ये लॉ वगैरह बनाते थे, है ना, सिविल लॉ वगैरह, जनरली वो सब लागू होते थे आपके प्रोविंसेज के अंदर, जहां पे कि इनका डायरेक्ट रूल था, है ना। उसके अलावा ना ब्रिटिश इंडिया जो था एक्चुअली में, उसके अलावा तो वहां पे नहीं। और लोगों के लिए तो उनके लोकल लॉ बनते थे वो, और उन लोगों ने अपना पूरा सब्सिडी अलायंस के थ्रू अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दिया था, पूरी तरह से अपने आप को उनको हैंड ओवर कर दिया था ब्रिटेन वालों को और प्रिंसली स्टेट्स ने। और उस चीज ने काफी हेल्प की थी हमारा बाद में, जब हमारा यूनिफिकेशन बाद में हुआ। तो इसमें उनके पास उनके फॉरेन अफेयर्स नहीं थे, उनके पास डिफेंस नहीं था। जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनके पास पावर, मतलब इतना ज्यादा फोर्सेज वगैरह नहीं थी, वो पहले ही सब्सिडी अलायंस के थ्रू ले ली गई थी उनसे। तो इसने काफी ज्यादा हेल्प की। नहीं तो हो सकता है कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाता,
लाइक विंस्टन चर्चिल ने तो बोला भी था कि इंडिया का तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, मैं तो सोचता नहीं हूँ कि इंडिया यूनिफाइड हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हम यूनिफाइड हो गए, इसमें काफी वाइटल रोल रहा बहुत सारे लोगों का। और यदि हम 1857, काफी लोग बोलते हैं कि 1857 के आसपास इंडिया को यदि फ्रीडम मिल गई होती तो क्या होता। तो देखो 1857 के रिवोल्ट के अंदर हुआ क्या था एक्चुअली में, कि लाइक सब लोग इंडिविजुअली खुद के लिए फाइट कर रहे थे। इंडिया जैसा कोई एक्चुअली में कोई फिगर था नहीं उनके दिमाग के अंदर। जो जमींदार फाइट कर रहे थे, वो जमींदार उनकी जमींदारी चली गई थी, उसके लिए फाइट कर रहे थे। अवध फाइट कर रहा था, जिनके भी मतलब राज्य उनसे छीन लिए गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जबरदस्ती, वो फाइट कर रहे थे। सैनिक इसलिए फाइट कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर एक असंतोष था, उनका खुद का निजी मतलब असंतोष, मतलब रिलीजियस रीजंस वगैरह भी थे बहुत सारे। तो सब जो लोग फाइट कर रहे थे सेल्फ इंटरेस्ट में फाइट कर रहे थे, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं कहीं पे भी एक्चुअली कि वहां पे भी कुछ ऐसा था कि यूनिफाइड इंडिया जैसी बातें हों। तो मे बी पॉसिबली 1857 में भी हम आजाद हो जाते तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उस टाइम भी बाल्कनाइजेशन हो जाता, हर कोई छोटा छोटा टेरिटरी लेके अपनी बैठा होता, मे बी पॉसिबल, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, है ना। वैसे कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से नहीं बोल सकते, हम अज्यूम कर सकते हैं केवल, हम सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता था उस टाइम की प्रिवेलिंग कंडीशंस के बिहाफ पे। ठीक है, बट हमें फ्रीडम बाद में मिली 1947 के अंदर, तब तक काफी नेशनलिज्म वाली स्पिरिट आ चुकी थी, नेशनल स्पिरिट काफी हद तक एक क्रिएट हो चुकी थी, उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नो डाउट उस टाइम के अखबारों का, उस टाइम के एजुकेटेड लोगों का, कुछ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का भी। ठीक है, इन सब का वाइटल रोल प्ले रहा था नो डाउट। उस वजह से काफी हद तक वो फीलिंग क्रिएट हो चुकी थी, और शायद यही रीजन रहा कि आज हम इंडिया हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे भी यूरोप जैसा हाल हो सकता था। एक यूरोप के अंदर आप जाके देखोगे तो छोटे छोटे एरिया है, छोटी छोटी कंट्रियां हैं, 28-29 कंट्री वहां पे हो जाती हैं। एंटायर पॉपुलेशन आप देखोगे तो वहाँ पे काफी कम है। तो इन सब चीजों को यदि हम देखते हैं तो काफी सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ऐसा कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है तो आप उससे इस स्पिरिट के थ्रू, इस फीलिंग के थ्रू काफी हद तक रिप्लाई कर सकते हो कि क्या इंडिया 1857 में आजाद होता तो आप क्या सोचते हो कि क्या तस्वीर होती इंडिया की, आज की इंडिया की। ठीक है, लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा मैंने एक फीलिंग क्रिएट करने के लिए सारी चीजें बता दी हैं। अब फाइनली हम चलते हैं आगे, और इसमें हम देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कैसे हुआ। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की बात करते हैं। तो सिंध के जो ज्यादा हिस्ट्री में तो पीछे तो मैं जाऊंगा नहीं। सिंध मतलब आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान वगैरह जो भी है, प्रोविंस वगैरह हमारा, राजस्थान का भी वो ऊपर वाला फ्रंट जो वेस्टर्न फ्रंट है वो, और मतलब वो सब चीजें है ना, ये सब सिंध के अंदर आती हैं। तो उसकी हिस्ट्री में हमें नहीं जाना है, थोड़ी सी उसकी भी अपने आप में हिस्ट्री है, लेकिन उसके ऊपर हमको नहीं जाते हैं। हमको जनरली सिंध के अंदर क्या देखना है, तो सिंध के कॉन्क्वेस्ट के अंदर हमको देखना है कि सिंध के जो रूलर्स होते थे उनको आमिर्स बोलते थे। आमिर्स बोलते थे, आमिर्स, आमिर्स, AMIRS, मतलब काफी पैसे वाले लोग। बताते हैं जो सिंध के लोग थे वो काफी पैसे वाले थे, क्योंकि आपको पता है इंडस रिवर वहां से जा रही है, वहां से जो ट्रेड होता है वो काफी ज्यादा फ्लरिश है। पाकिस्तान का भी जो सिंध वाला इलाका है आज भी काफी ज्यादा, मतलब वहां के लोग पैसे वाले होते हैं। और सिंध प्रोविंस काफी पावरफुल, काफी माइटी और काफी पैसे वाला प्रोविंस हुआ करता था। तो अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कैसे होगा, और ये कुछ फाइनल कॉन्क्वेस्ट है, लाइक सिंध का कॉन्क्वेस्ट तो पंजाब का कॉन्क्वेस्ट। तो सिंध के अंदर गुजरात, वो पाकिस्तान वाला हिस्सा आ गया ऊपर वाला, फिर उसके नीचे पंजाब आ जाएगा, इनका कॉन्क्वेस्ट होगा, वो फाइनल कॉन्क्वेस्ट होगा एक तरीके से। फिर यूनिट लगभग कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिंध का कॉन्क्वेस्ट हम देखते हैं, तो सिंध का उस टाइम पे देखो हैदराबाद एक वहां पे भी है, याद रखना, हमारा खुद का एक नीचे वाला हैदराबाद है, एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। तो वहां पे हैदराबाद मतलब कि हुआ करता था या है जो भी है, तो उनका हेडक्वार्टर हैदराबाद ही था उस टाइम पे इनका। ठीक है, और 1843 के अंदर वहां पे जो मतलब किंग थे ना, आमिर्स जो थे, आमिर्स काफी फेमस थे रूलर्स ऑफ सिंध, तो आमिर्स थे। और किंग शेर मोहम्मद थे उस टाइम पे, उन्होंने सब्सिडी अलायंस भी साइन कर ली थी 1839 के आसपास। ठीक है, और उस टाइम के वहां जो रेजिडेंट थे वो चार्ल्स नेपियर थे, और गवर्नर जनरल इलान बोरो थे उस टाइम के। ठीक है, और जो सिंध का कॉन्क्वेस्ट होता है वो एक्चुअली में कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब से पहले हो जाता है, तो ये जो फाइनल कॉन्क्वेस्ट है ये। तो और जो आपका पंजाब का कॉन्क्वेस्ट होगा, वो कॉन्क्वेस्ट आपका होगा उसमें एक्चुअली में जो मिसल सिस्टम जो चलता था। ठीक है, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। और जो रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह थे, वो काफी प्रोमिनेंस में थे वहां पे 1792 टू 1839 तक। ओके, और इन्होंने ही राजा पंजाब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसको कमांड में ले रहा हूँ, सिंध की कॉन्क्वेस्ट को, पंजाब की कॉन्क्वेस्ट को। ठीक है, और ये फाइनल कॉन्क्वेस्ट था। अफगानिस्तान के बारे में आपको पता ही है कि अफगानिस्तान तो ग्रेवयार्ड रहा है बड़े बड़े एम्पायर्स का, तो इन्होंने भी कोशिश की थी अफगानिस्तान को कॉन्कर करने की, कॉन्क्वेस्ट करने की, बट कर नहीं पाए थे फाइनली। ठीक है, और फिर फाइनली उन्होंने फिर एक तरह से बफर जोन क्रिएट करने के लिए ही, मतलब थोड़ा प्रोमिनेंस में रखा अपने आप को सिंध और पंजाब के अंदर। ठीक है, और ताकि उस टाइम पे काफी इन्फ्लुएंस हुआ करता था रशिया वगैरह का भी, मतलब कि इंटरनेशनली फाइट वगैरह चल रही थी काफी सारी, तो वहां से इन्वेजन ना हो पाए, उस तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट का इन्वेजन ना हो पाए, क्योंकि पर्शिया के साथ और रशिया के साथ भी नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी ट्रीटी वगैरह करके और कंबाइंड वे में इनसे फाइट करने के लिए आने की संभावनाएं बन रही थी। तो इस वजह से इसको काफी हद तक उन्होंने कोशिश की थी अफगानिस्तान को भी कैप्चर करने की, ताकि वो बफर जोन क्रिएट किया जा सके, लेकिन ये सफल नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध और कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब किया फाइनली। ठीक है, तो इसमें पंजाब के अंदर आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो रणजीत सिंह थे। ठीक है, और रणजीत सिंह के बारे में ही आपको याद रखना है कि उन्होंने काफी ज्यादा अमाउंट में गोल्डन टेम्पल, ठीक है, उसको गोल्डन टेम्पल को काफी सारा, आज का जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, उसको काफी सारा पैसा दिया था।
और इसी कोई हरमिंदर साहिब बोलते थे ना, ये हरमिंदर साहिब टेम्पल बोल दिया जाए या फिर ये बोल दिया जाए, तो ये सेम रहेगा आपका, है। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है एक्चुअली। अब एंग्लो सिख वॉर को हम देख लेते हैं फाइनली। ठीक है, जब एंग्लो सिख वॉर को देखने के लिए हम जाते हैं, तो आपको थोड़ी टाइमलाइन याद रखनी है, ज्यादा याद रखना नहीं है, बहुत कुछ है ना, इससे काम हो जाएगा, जितना प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें डीलिंग हो जाती है। तो एंग्लो सिख वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था आपका 1845 टू 46 का रहा। ठीक है, और उसके टाइम आपके जो गवर्नर थे वो हार्डिंज थे। ठीक है, और इसमें सिख को हरा दिया जाता है और फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर हो जाती है। देखो, एक तो आपको ये सब याद रखना है कि जितने भी वॉर हो रहे हैं ना, लाइक कार्नेटी के तीनों के वॉर के बाद में ट्रीटी होती है। लाइक सारे जितने भी वॉर है उसके बाद जब ये लोग मैसूर में वॉर फाइट कर रहे हैं, हर किसी के बाद ट्रीटी होती है। कभी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो रही है, कभी श्रीरंगपट्टनम, जो भी हो रही है मतलब, ठीक है, वो सारी ट्रीटियां होती रहती है ना बार बार जनरली। तो इस वजह से इनको इनका याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि कौन सी ट्रीटी कब हुई, कैसे हुई, क्रोनोलॉजी के अंदर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की जब बात आएगी, तो वो आएगा आपका 1845 टू 46। और सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर की बात आएगी, तो आपको पता है डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था 1848 टू 49, डलहौजी के टाइम पे हुआ था सेकंड एंग्लो सिख वॉर। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉर्मली इन्वॉक करने वाले आपके जनरली यही थे, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने काफी युद्ध में लिया था इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तो इसके बारे में थोड़े से देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो मतलब कि एक्चुअली में कैप्चरिंग की गई थी, है ना, उसका ऑर्डर क्या था, क्रोनोलॉजी क्या थी, काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1849 के आसपास सांबलपुर उड़ीसा के अंदर एक जगह थी, उसको मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बिहाफ पे ले लिया गया था। 1849 के आसपास बुंदेलखंड में जयपुर करके एक जगह आती है, जयपुर इन बुंदेलखंड, वो एरिया ले लिया गया था। भगत करके एक जगह थी, उदयपुर था राजस्थान के अंदर, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया गया। झांसी जो था वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया गया। और नागपुर जो था वो भी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया गया। लेकिन काफी बार अवध के बारे में भी, इसको अवध को बीच में इसमें डाल देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया गया था। तो उसमें आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, फ्लो के अंदर उसको गलत नहीं करना है। वो मॉल माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से, इन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस उसको लिया गया था। वाजिद अली शाह वहां के अवध के रूलर हुआ करते थे, और उनकी पत्नी के बारे में आपको काफी से पता होगा, हजरत महल जो थी, है ना। और फिर बाद में इस तरह से उसको कैप्चर कर लिया था। तो मैं यहाँ पे बस ये बताना चाह रहा हूँ, जो फाइनल कॉन्क्वेस्ट हुआ है किसका, सिंध और पंजाब का हुआ है। और सिख के साथ जो वॉर हुआ है वो मैंने बता दिया है। और सिंध ने मतलब अपने आप को सब्सिडी अलायंस वगैरह साइन करवा ली थी। इस चीज को आपको याद रखना है थोड़ा सा। कभी अफगान वॉर या उस तरह के वॉर के आए, उसके अंदर कभी ऑकलैंड का नाम आता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ऑकलैंड काफी हद तक लिंक थे उससे, है ना, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के ऑकलैंड, वो काफी हद तक कनेक्ट थे उससे। ओके, और थोड़ा मिसल वाला सिस्टम याद रखना है। 12 मिसल हुआ करते थे। जो आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब की जब बात आती है, तो उसे मिसलदार बोलते थे, जो इंचार्ज ऑफ मिसल होता था। और उस मिसल के नाम भी होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, तो नाम भी याद रख लेना, काफी लोग पूछ सकते हैं कि किसके नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिसल के नाम है, जो 12 मिसल हुआ करती थी एक्चुअल में सिखों के अंदर, पंजाब के अंदर वो। और काफी बड़ा जो उनका नाम था, है ना, मिसलदार में रंजीत सिंह काफी बड़े थे, 1782 टू 1839 रूल किया है, काफी प्रोमिनेंट थे रंजीत सिंह, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट लाइक ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हमने खत्म कर लिया है फाइनली। तो हमारा पूरा मैंने टाइमलाइन आपको ड्रॉ कर दी थी, और फाइनली मैंने बता दिया कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट अब खत्म हो चुका है। ठीक है, और आप देख लो, ये लास्ट जो वॉर चल रहे हैं बिल्कुल 1858 से पहले ही चल रहे हैं। और फिर जितनी भी बात हुई है, चाहे आप देख सकते हो कि लाइक एंग्लो सिख वॉर जो है 1845 टू 46 हो गया, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 टू 49 हो गया। अब खत्म हो चुकी हैं सारी चीजें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1853 का जो एक्ट आएगा उसके बाद में 1858 में तो सिस्टम ही पूरा खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी चीजों को, अब कोई ऐसी चीजें होंगी नहीं, क्योंकि जो भी होना है वो हो चुका। ठीक है, ये तब अब तक ही होगा। इसके बाद तो अब तो वो तो उल्टा ये दे देंगे कि यार डॉक्ट्रिन ऑफ इलेप्शन ने कुछ ले लिया ना, तो हम आपको वापस देते हैं, लाइक दैट। थोड़ा थोड़ा ऐसा अपने आप में lenient हो जाएंगे उस रिवोल्ट को देख के ये लोग। 1857 का रिवोल्ट जो होगा, लोगों में जो असंतोष व्याप्त होगा, उस असंतोष की वजह से जो रिवोल्ट होगा, उस रिवोल्ट के बाद फिर इन लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, अभी समझदार हो जाएंगे काफी हद तक, और अपना ब्रिटिश क्राउन आ चुका होगा। और फिर वो क्या कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि अब जितना ज्यादा हो सके इनको थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी को रखते हुए थोड़ा सा अपीजमेंट करता हुए रखा जाए लोगों को, ताकि ज्यादा रिवोल्ट वगैरह ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है फाइनली। ठीक है, अब हमने यहाँ तक जो चीजें देख ली हैं, उन चीजों के अंदर हमने पूरा सिस्टम देख लिया कि किस तरह से कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन हुआ। अब हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है ब्रिटेन वाले लोगों का, उस चीज की अब हम बात करते हैं। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जब आ रहा है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं ना। तो पहली बात तो आपको देखो, ज्यादा मैंने ये सब चीजें बता रखी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और ये जो कंपनी होती है इसमें 24 डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाद में 73 84 के बाद 6 मेंबर की एक बॉडी होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट आती है वो इंडिया के अंदर वो आपकी 1773 से आई जाती है। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो ही जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद 1833 के एक्ट के थ्रू आपके पास जीजी आ जाएंगे, जीजी ऑफ इंडिया आ जाएंगे। ठीक है। तो अब उसके बाद आपके जो कि विलियम बेंटिक हो जाएंगे। 1773 के एक्ट के अंदर जो चीजें आई थी, इसमें दो चीजें थी। एक तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी 4 लोगों की, और वो सीओडी पहले से हुआ ही करता था। लेकिन ध्यान रखना, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है 1773 के अंदर, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि कुल मिला के एवरी डिसीजन जो लिया जाएगा वो 4 लोग थे, तो वो 50% उसके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ मतलब कि अप्रूवल के लिए एटलीस्ट 50% लोगों का। तो इसमें एक तरीके से जो आपका गवर्नर जनरल था ना, वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं था, वो थोड़ा सा उसकी पावर थोड़ा सबड्यू हो रही थी। तो फिर बाद में इस समय इस अमाउंट को, इस नंबर को घटा के 4 से 3 कर दिया जाता है। 1784 के अंदर इस नंबर को घटा के 4 से 3 कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1784 के अंदर गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको 4 से कम करके 3 कर दिया जाएगा। और इसको ही एक्चुअली में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट भी बोल देते हैं। जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1773 में आई है ना, उसी को उसी को हम जनरली, मेरी स्पीड थोड़ी तेज होती है, तो यदि आपको बता सकते हो, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मैं तेजी से जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तो यू कैन लाइक मेरे को इंटरप्ट कर सकते हो आप, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। Okay. तो इसमें 1770 जो फॉर्म में कम 1784 में एक नंबर को कम कर दिया जाए। ओके। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है आपका, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोविजन होंगे, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी बात आएगी, है ना। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट जो आएगा, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, 3 दूसरे जज होंगे। जो चीफ जस्टिस होगा वो, उनका नाम होगा इलीजा इम्फे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो 1774 के अंदर जो आपका सुप्रीम कोर्ट आया, उसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है वो इलीजा इम्फे है, आपको ये याद रखना है ना। ELIJAEMPHEY। तो इलीजा इम्फे, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट अलग था, आज का सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग है। अब हम आगे चलते हैं, हम एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। अब हम बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, लाइक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, भाई किस तरीके का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमने कल भी देख लिया था एक्चुअली में। फिर जुडिशरी को हम देखेंगे, फिर सिविल सर्विसेज की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या किया गया, उन सब चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके। फिर थोड़ा एजुकेशन वेजुकेशन के ऊपर भी हम बातें कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप बता सकते हो अभी। स्पीड ज्यादा तेज है या फिर ठीक है स्पीड? कैचअप कर पा रहे हो आप लोग? कोई बोलेगा कुछ? यस सर, सब बढ़िया ओके, जा रहा ठीक है ना। सही जा रहा है ना, एक फ्लो बन रहा है ना पूरा, एक मतलब एक्चुअली में ऑर्गेनाइज होना चाहिए चीजें। वो तो मतलब है। इस यस वजह से सर, मैं यस। थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ सब चीजों का ना। ओके। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तो मैंने वैसे तो कल बता दिया था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तो भाई 3 टाइप का सेटलमेंट होता था। एक परमानेंट सेटलमेंट होता था आपका, ठीक है, एक आपका रेवतवारी महलवारी होता था। फिर भी मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ, ताकि ये जब एडमिनिस्ट्रेशन को हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा फ्लो दोबारा से हो जाए, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो पूरी इंडिया के अंदर पहली बात तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ना यूनिफॉर्म तो था नहीं। कहीं पे परमानेंट सेटलमेंट था, कहीं पे रेवतवारी थी, महलवारी थी। जिसमें सबसे ज्यादा रेवतवारी हुआ करती थी, मैंने बता भी दिया था कल आपको। पेनिट्रेशन ऑफ कितना ज्यादा था रेवतवारी का, उस भी आपको मैं बता दिया था। तो परमानेंट सेटलमेंट जनरली जो इवोल्यूशन होता है इसका 1765 टू 1793 तक चलता है। चलता क्या चलता तो आगे भी होगा, लेकिन 1765 टू 1793 थोड़ा सा मतलब इस टाइम पे एनुअल बिडिंग सिस्टम बहुत चल रहा था। ठीक है। सॉरी, एक्चुअली में क्या था, मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से बताता हूँ आपको, है ना। इतना ज्यादा इसमें नेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में काफी करप्शन वगैरह था, ये सारी चीजें थी, तो फिर ये सिस्टम थोड़े लाए गए, है ना। और इनमें भी ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से ये भी एकदम सही रहेंगे, कुछ दिक्कत तो इनमें भी रहेगी। तो मैं बता देता हूँ, परमानेंट जो सेटलमेंट है वो, उसके लिए जो प्रोमिनेंट ईयर 1793 बताया जाता है, इसी को जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसके जो रीजन थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था ये परमानेंट सेटलमेंट आपका। बताते लगभग 20% या 19% परसेंटेज पेनिट्रेशन था इसका। सर जॉन शॉर इसके लिए जाने जाते हैं, जो इसको लेके आए थे। उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे। रेवतवारी जो सिस्टम है 1820 के आसपास आया है। मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग, ये जगह थी जहां पे ये आया था। 52% एक्चुअली में इस टाइम पे इसका पेनिट्रेशन है। और थॉमस मुनरो को इसके लिए जाना जाता है, और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे। तीसरा तुम्हारा जो महलवारी सिस्टम है वो 1833 के अंदर आया है। महलवारी सिस्टम के अंदर आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब वगैरह यहाँ पे ये हुआ करता था। ठीक है। और विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल जनरल थे, आपको ये ध्यान रखना है। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर कुछ नहीं था एक्चुअली में। लैंड जो होती थी उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी राइट हुआ करते थे, परमानेंटली सेटलमेंट होता था। इसमें क्या होता था, जमींदार जो होते थे वो 1/11 रखा करते थे, और गवर्नमेंट जो है 10/11 ले लेती थी। और ये डेसिमल सिस्टम भी बताया जाता है कभी कभी, ये मतलब डेसिमल मतलब कि 10 साल का कुछ इसके रिगार्डिंग था ये ना। रेवतवारी सिस्टम के अंदर आपको पता है टाइटल दे दी जाते थे, इसमें डायरेक्ट था वो सिस्टम रेवतवारी के अंदर।
मतलब इसमें बीच में कोई मिडिल मैन न रखते हुए गवर्नमेंट सीधे लोगों से लेती थी पैसे यहाँ पे, है ना। उसके बाद महलवारी जो सिस्टम था वो आपको पता है, एरिया मैंने बता ही दिया था। इसमें महल होते थे, महल लैंड को डिवाइड कर दिया जाता था महल में, और महल से पैसे लिए जाते थे। कलेक्टर कलेक्शन कौन करता था? कलेक्शन आपका विलेज कमेटी या पंचायत वगैरह रेवेन्यू का करती थी। तो मैंने कल ये सारी चीजें बता दी थी, इस वजह से मैंने इसको ज्यादा फोकस नहीं किया है, जल्दी से बता दिया है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही जुडिशरी को देखते हैं, ठीक है। अब हम जुडिशरी को देखना स्टार्ट करते हैं कि उस टाइम पे जुडिशरी कैसे होती थी। तो प्रायर टू ब्रिटिश को यदि हम देखें, भाई ब्रिटेन से पहले यदि हम देखते हैं, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा सिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल टाइप का था। कोई इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं हुआ करती थी, कोई कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ नहीं था, ठीक है। और जुडिशरी जो थी वो सेक्युलर नहीं हुआ करती थी, रिलीजियस लॉज वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस के अंदर थे, है ना। ट्रायल बाई ऑर्डियल हुआ करता था, इस तरीके की चीजें चलती थी, है ना। बाद में काफी हद तक रिफॉर्म किया जाएगा जुडिशरी के अंदर, वॉरेन हेस्टिंग इसको स्टार्ट करेंगे काफी हद तक, ठीक है। जो ऑर्डियल सिस्टम था, ऑर्डियल सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था और जूरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। ये किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, आपको याद रखना है। ऑडियल सिस्टम को खत्म करते हुए जूरी सिस्टम लेके आए थे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि काफी आपको पता ही है 1773 में हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, वही जो है, ठीक है। वो लेके आएंगे जूरी सिस्टम को आपको। अब इसमें रेगुलर कोर्ट अब चालू हो जाएंगे, सिविल कोर्ट हो जाएंगे और क्रिमिनल कोर्ट स्टार्ट हो जाएंगे। लोवेस्ट सिविल कोर्ट, सबसे छोटा जो सिविल कोर्ट होगा उसका नाम होगा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप मुस्तफिल दीवानी अदालत, ठीक है। या फिर इसको कुछ MOFU SSIL, ठीक है। तो मॉफसिल, या फिर जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन इसका जैसे भी होता हो, वो दीवानी अदालत। हाईएस्ट जो सिविल कोर्ट था वो सदर दीवानी अदालत था, ठीक है। अब लोवेस्ट क्रिमिनल जो कोर्ट था वो निजामत अदालत था, और हाईएस्ट क्रिमिनल जो कोर्ट था वो सदर निजामत अदालत था। तो सिंपल सी बात है, आपको निजामत अदालत किसके लिए हो जाएगा? क्रिमिनल केसेस के लिए। और उसी में आप सदर लगा दोगे तो सदर का मतलब होता है हायर। तो अब याद रखना, हायर कोर्ट होगा तो सदर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम था, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में चैलेंज वगैरह किया जा सकता था। वॉरेन हेस्टिंग ने तो ये सब कुछ स्टार्ट किया था, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपके कॉर्नवालिस क्या लेके आएंगे? मोबाइल कोर्ट का कंसेप्ट लेके आएंगे, वो मोबाइल कोर्ट का कंसेप्ट, ठीक है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। और एनुअल पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट वगैरह कॉर्नवालिस करवाना चालू कर देंगे। फिर विलियम बेंटिक क्या करेंगे? जो मोबाइल कोर्ट से ना, उसको अबोलिश कर देंगे। विलियम बेंटिक जो मोबाइल कोर्ट वाला सिस्टम है उसको अबोलिश कर देंगे, ठीक है, 1833 के एक्ट के थ्रू। और 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन वो लेके आ जाएंगे, जिसके चेयरमैन मैकॉले होंगे, ठीक है। अभी जो चल रहा है लगभग, अभी तो काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं लॉ कमीशन, अब तो 19 20 21 आ चुके हैं जो भी हैं। उस टाइम पे फर्स्ट लॉ कमीशन हुआ करता था ना, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। अभी तो काफी आगे तक आ चुके हैं चीजें। कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ जो होता है वो किया गया इस टाइम पे, है ना, और काफी बाद में जाके थोड़ा, उस टाइम पे नहीं, 1859 1860 61। आपको याद रखना है कॉडिफिकेशन किस तरह से हुआ था लॉज का। तो सिविल प्रोसीजर कोड CPC ये 1859 में लाया गया। सिविल प्रोसीजर कोड 1859 में लाया गया। इंडियन पीनल कोड IPC 1860 1860 के अंदर लाया गया, 1860, ठीक है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1861 के अंदर लाया गया। तो कॉडिफिकेशन लॉ के अंदर आपको याद रखना है CPC लाया गया, सिविल प्रोसीजर जो कोड है वो लाया गया 1859 में। इंडियन पिनल कोड लाया गया 1860 के आसपास, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया 1861 में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? लॉर्ड कैनिंग के ऊपर, जो कि वायसरॉय थे। उन्होंने क्या किया? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास करवा दिया, और 3 जगह पे हाई कोर्ट आ चुके हैं अब 1862 में, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। ये याद रखना है, सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। इस वजह से मैं थोड़ा इसको इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि आपको याद हो जाए चीजें। तो लॉर्ड कैनिंग जी के आए हैं हमारे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को, और 3 हाई कोर्ट आ चुके हैं बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के अंदर, ओके। उसके बाद ब्रिटिश मतलब कि जनरली जो ब्रिटिश जुडिशरी थी वहां पे रूल ऑफ लॉ वगैरह, इक्वलिटी बिफोर लॉ वगैरह तो था ही ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये काफी ज्यादा इसको प्राइम फोकस में रखते थे। लेकिन पूरी तरह से हमारे यहाँ पे वो चीज इंप्लीमेंट नहीं की गई थी, क्योंकि डार्क स्पॉट थे बहुत सारे ब्रिटिश जुडिशरी के अंदर। लाइक रेशनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, सॉरी, हाँ, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था ना। इसमें क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके। लाइक आपको पता होगा कि जो व्हाइट लोग हैं उनको, है ना, मतलब कि इंडियन जज है वो नहीं करेंगे उनके साथ, उन इंडियन जज के सामने वो लोग नहीं आएंगे। तो ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो थे ही, वो कितनी इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ की बातें कर ले, बट ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसी को दूर करने के लिए आपको पता है काफी हद तक कि हमारा इल्बर्ट बिल आएगा। इल्बर्ट बिल इसी को दूर करने के लिए आएगा, जिसको कि बाद में मतलब कि हटा दिया जाएगा, क्योंकि इल्बर्ट बिल को ये लोग मतलब नहीं आने देंगे। लाया जाएगा लेकिन स्क्रैप करवा दिया जाएगा फिर बाद में, है ना। इसको रखने नहीं देंगे लोग। तो इस तरह से ये सब चीजें चल रही थी। अब हम देख लेते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक जुडिशरी। तो जुडिशरी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग से लेके, बाद में कॉर्नवालिस ने मोबाइल कोर्ट लेके आने से लेके, विलियम बेंटिक के टाइम पे मोबाइल कोर्ट को स्क्रैप करके लॉर्ड मैकाले को मतलब कि लॉ मेंबर बनाने से लेके, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे वो अदालत चालू हो ही चुकी थी 1861 में, हाई कोर्ट एक्ट आने से लेके, और फाइनली इल्बर्ट बिल को लाने से लेके, सब चीजें ये जुडिशरी रिफॉर्म्स की बातें यहाँ पे हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक जुडिशरी रिफॉर्म या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
तो अब तक हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा है उसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया हमने। अब हम थोड़ी सिविल सर्विसेज की बात कर लेंगे कि भाई क्या था सिविल सर्विसेज का स्टेटस। तो 1786 के अंदर आपके जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो दो सर्विसेज स्टार्ट करवाएंगे सबसे पहले। एक तो होगी कॉर्डिनेटेड सर्विसेज, एक होगी नॉन कॉर्डिनेटेड सर्विसेज। तो हाईएस्ट पोजीशन के लिए जो सर्विसेज होती थी वो कॉर्डिनेटेड सर्विस होती थी, और नॉन कॉर्डिनेटेड सर्विस मतलब लोअर के लिए, है ना। तो ये 1786 में ये जीजी हमारे इस काम को करेंगे, जीजी लॉर्ड कॉर्नवालिस इस काम को करेंगे, है ना। इसी वजह से आई थिंक इनको फादर भी बोला जाता है ना सिविल सर्विसेज के लिए। तो इन्होंने स्टार्टिंग करवाई इस चीज की, ओके। तो 1786 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस दो सर्विस लेके आएंगे, कॉर्डिनेटेड सर्विसेज, नॉन कॉर्डिनेटेड सर्विसेज। कॉर्डिनेटेड सर्विसेज मतलब हाईएस्ट पोजीशन है, नॉन कॉर्डिनेटेड मतलब थोड़ा सा सबॉर्डिनेट। उसके बाद बीच में कुछ कुछ चीजें होती रहेंगी जो मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके पहले, उसके बाद क्या होगा, 1861 के अंदर सिविल सर्विस एक्ट आएगा एक, ठीक है। और यहाँ से आईसीएस की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉर्डिनेटेड सर्विस डेजिग्नेटेड एज आईसीएस। तो जो सिविल सर्विसेज है पहले कॉर्डिनेटेड एंड नॉन कॉर्डिनेटेड हुआ करती थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। कॉर्डिनेटेड सर्विस थोड़ी हाई सर्विस हुआ करती थी, नॉन कॉर्डिनेटेड थोड़ी डाउन सर्विस हुआ करती थी। 1861 के अंदर सिविल सर्विसेज एक्ट लाके कॉर्डिनेटेड सर्विसेज को आईसीएस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब इंडियन सिविल सर्विस, ओके। तो आईसीएस आ गई है, अब इंडियन सिविल सर्विसेज आ चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन बिफोर जो कॉर्डिनेटेड सर्विसेज थी उससे पहले क्या होता था, पहले भी हुआ करते थे सिविल सर्वेंट वगैरह, लेकिन उस टाइम पे ये लाइक मर्केंटाइल सर्विस वगैरह किया करते थे, करप्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है। मैनेजरियल स्किल्स बहुत कम होती थी लोगों में, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बाद में फिर काफी इसको रिफॉर्म किया जाएगा। हालांकि 1853 के जो चार्टर एक्ट आया था ना उसमें भी ये कोशिश की जाएगी, उसमें किया जाएगा एक्चुअली में कम्पिटेटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट करवाना है, इसका प्रोविजन 1853 चार्टर एक्ट के अंदर रखा जाएगा। और जो लैंग्वेज होगी पेपर की, कंपलसरी पेपर रखे गए थे उसमें दो, एक लैटिन था एक ग्रीक था। क्लासिकल लैंग्वेज थी जो यूरोप की, लैटिन एंड ग्रीक, उनको कंपलसरी पेपर रखा गया था 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर। कम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति की बात हुई थी, सिविल सर्वेंट्स बनाने की बात हुई थी, ओके। थोड़ा सा एज लिमिट को देखना कि एज लिमिट कैसे कैसे ये लोग कम करते हैं। 1859 में जो ये इसके लिए एज लिमिट थी वो थी 23 साल। 1860 में उसको घटा के 22 साल कर दिया। 1861 में उसको घटा के 21 साल कर दिया। 1870 में उसको घटा के 19 साल कर दिया, ठीक है। तो काफी तेजी से इन्होंने, आई थिंक लिटन थे उस टाइम पे जब इन 19 ईयर के आसपास को इसको कर दिया गया था। और सेंटर फॉर ऑफ द एग्जाम कहाँ होता था, लंदन में होता था। तो पहले आईसीएस इंडिया से कौन बने, है ना, ऐसी दुर्गम परिस्थितियों के अंदर, ठीक है। तो जो इतना ज्यादा मतलब कि इन लोगों ने, आपको लिटरेचर भी लेना है, आपको जो कंपलसरी है लिटरेचर भी, लैटिन लेना है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लैटिन लेना है, ग्रीक लेना है आपको, है ना। ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं, या फिर एज भी इतना कम कर रहे हैं। उस टाइम पे हमारे पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं, वो बनते हैं आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई 1863 के अंदर फर्स्ट आईसीएस बनते हैं, ठीक है। और एक और आईसीएस विभाग में बनेंगे 1869 के अंदर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो आई थिंक ये आईसीएस थे, आरसी दत्त थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और सुभाष चंद्र बोस 1919 के अंदर बनते हैं, 1920 के अंदर क्विट कर देते हैं वो नेशन की हेल्प उसके लिए। सुभाष चंद्र बोस 1919 के अंदर सिविल सर्वेंट आईसीएस बन जाते हैं, और बाद में 1920 में वो लेफ्ट कर देते हैं सर्विस को, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक सिविल सर्विसेज, जिसके फादर कॉर्नवालिस को माना जाता है, उन्होंने कॉर्डिनेटेड नॉन कॉर्डिनेटेड सर्विसेज स्टार्ट की। 1861 का जो है सिविल सर्विसेज एक्ट आया, उसके बिहाफ पे सिविल सर्विसेज को बाद में आईसीएस बोला जाने लगा, ठीक है। और उसमें फिर मैंने एज की क्राइटेरिया भी आपको बता दिए हैं। 1853 के अंदर कम्पिटेटिव एग्जाम की बात हुई, लंदन में एग्जाम लगता था। ग्रीक एंड वो जो दो लैंग्वेज थी लैटिन, वो कंपलसरी हुआ करती थी। हमारे जो कुछ आईसीएस हुए हैं इसमें फर्स्ट आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हुआ करते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बने हैं, बाद में सुभाष चंद्र बोस भी बने हैं 1919 के अंदर, जिन्होंने क्विट करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद हमें देखते हैं कि कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज, तो बहुत सारे कमीशन आएंगे सिविल सर्विसेज के लिए भी, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करने के लिए, ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कमीशन थे वो। नाम याद रखना है, पेपर में सीधे आ जाते हैं कभी कभी। तो 1886 के अंदर एचिंसन एचिंसन कमीशन आता है, एचिंसन, AICHISON, एचिंसन, एचिसन बोल दो, वॉट एवर जो भी आप इसको बोल सको, एचिसन, AICHISON, ये कमीशन आता है। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कौन थे गवर्नर जनरल, कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ तब गवर्नर जनरल डफरिन थे, तो 1886 में भी डफरिन होंगे, ठीक है। मैं ये इसलिए बताता रहता हूँ बार बार बीच बीच में, ताकि आपको वो चीजें याद रह जाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इन चीजों को याद करने का। आप यदि लाइन बाई स्टार्ट करोगे कि मैं पहले गवर्नर जनरल से स्टार्ट कर देता हूँ, सबको रट लेता हूँ बिल्कुल, तो वो नहीं हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, चीजों को डॉट्स के साथ कनेक्ट करके देखना होगा, तभी चीजें याद होती है, है ना, ओके। तो जो एचिंसन कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला, एचिंसन कमीशन है कि लंदन को ही रखो आप आईसीएस एग्जाम के लिए सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मतलब उन्होंने बोला लेकिन जो एग्जाम होना चाहिए ना वो दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा मतलब कि इंडियन लैंग्वेज लैंग्वेज वगैरह में भी होना चाहिए। एक्चुअली में इन्होंने, हाँ, कुछ ऐसा मतलब रखा था, इन्होंने दो जगह एग्जाम कराने की बात की थी शायद, आई थिंक, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, देख लेना।
लंदन और इंडिया के अंदर भी कराने की बात की थी, और उन्होंने अपर एज लिमिट को 23 रखने के लिए बोला था। ठीक है, अपर एज लिमिट को उन्होंने 23 होनी चाहिए ऐसा कुछ बोला था एचिंसन कमीशन ने। पहली बात तो आपको याद नाम रखना है इनका, एचिंसन कमीशन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म से रिलेटेड है। 1924 में फिर ली कमीशन आएगा, इनका नाम था विस्काउंट ली, है ना, उनके नाम पे। उस टाइम पे लॉर्ड रेडिंग करके गवर्नर जनरल थे 1924 के अंदर, लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, इसमें बोला गया कि 50% जो सिविल सर्विसेज होती है ना वो इंडियंस के साथ फिल करो आप। 50% पोजीशन जो है सिविल सर्विसेज की वो इंडियन से आप फिल करो, ये बोला गया ली कमीशन के द्वारा बाद में। ठीक है, और इसी के टाइम पे मेरे हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली 1926 एक्ट भी आया था कुछ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में हो गया था। इस चीज को आपको याद रखना है इसी टाइम पे। ठीक है, तो ये सारा मतलब कि सिविल सर्विसेज के बारे में था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से स्टार्ट होता है, 1861 में एक्ट आता है, कौन कौन बनते हैं, एज को किस तरह से बदलते रहते हैं, किस तरीके से फिर दो कमीशन आते हैं बाद में। एक एचिंसन कमीशन कमीशन 1886 में, वो कुछ अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। 1924 के अंदर ली कमीशन आते हैं, वो कुछ अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। ली कमीशन बोलते हैं भाई 50% सिविल सर्वेंट तो आप इंडिया से ही लो, फील्ड विद इंडियंस, इंडियंस के साथ फुलफिल करो इसको, है ना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने अभी यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन देखा इनका, इसमें हमने रेवेन्यू देख लिया, फिर जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया कैसे बदला था पूरा। उसके बाद हमने थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर लिया। अब इसके अंदर हम देखेंगे सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब कुछ सोशल पॉलिसी क्या रही है ना ब्रिटिश की उस टाइम पे, वो देखेंगे, है ना। कुछ पॉलिसी देखेंगे अब हम, एक्चुअल में एजुकेशन पॉलिसी कैसी रही, सोशल पॉलिसी कैसी रही, इन सब चीजों को देखते हैं, है ना। इन सब चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो जो सोशल पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या किया इन्होंने सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए, इसको देखते हैं हम थोड़ा। ये सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन होगा। तो इसमें क्या हुआ पहले तो, 1802 के अंदर सबसे पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए एक्ट लाया गया 1802 में। याद रखना, देखो यहीं से कुछ बनता है, आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो एक्चुअली में 1802 के अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट लाया गया, अबोलिशन को मतलब फीमेल का जो इन्फेंटिसाइड होता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड अबोलिशन एक्ट लाया गया 1802 के अंदर। और ऐसे कौन से दो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इनको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट इन एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाया? तो विलियम बेंटिक बहुत जाने जाते हैं इसके लिए। विलियम बेंटिक ने काफी हद तक ये फीमेल इन्फेंटिसाइड वाला एक्ट है उसको हार्ड एंड फास्टली मतलब कि इंप्लीमेंट करवाया था। फिर आपको काफी अच्छे से पता है कि विलियम बेंटिक के टाइम पे ही 1829 में सती एबोलिशन एक्ट आया था आपका। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने काफी बड़ा इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करने का काम किया था, है ना, इसको लाने के लिए, या फिर उन्होंने वो माहौल बनवाया था वहां पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सती एबोलिशन एक्ट 1829 के अंदर आया है। ठीक है, 1833 के अंदर आपको याद रखना है, 1833 के अंदर होता क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर स्लेवरी का अबोलिशन हो जाता है। अबोलिश द स्लेवरी इन ब्रिटिश एम्पायर। पार्लियामेंट में ये चीज होती है कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आप स्लेवरी को हटाओ, और इंडिया के अंदर 1843 में ये चीज इंप्लीमेंट होती है, स्लेवरी हट जाती है। उस टाइम पे एलन बोरो करके जो थे आपके गवर्नर जनरल थे आई थिंक, या फिर ALLEN BOUROUGH, ये आपको याद रखना है। फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस अबोलिशन एक्ट 1846 आता है। काफी सारे ह्यूमन सेक्रीफाइस वगैरह किए जाते थे ना उस टाइम पे। तो लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट थे 1846 में, उनके टाइम पे ह्यूमन सेक्रीफाइस अबोलिशन एक्ट 1846 आता है। ये सब हम देख रहे हैं सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन वाली। और प्राइमरी टारगेटिंग द ट्राइबल इज उड़ीसा। और जो पहली मतलब की टारगेटिंग ट्राइब होती है उड़ीसा में, खोंड करके ट्राइब होती है, खोंड ट्राइब थी, वो ऐसी प्रैक्टिस करती होगी बहुत ज्यादा, लाइक ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी प्रैक्टिस। तो उनको प्राइम फोकस उनको टारगेट किया गया, प्राइमरली सॉरी, उनको टारगेट किया गया प्राइमरली खोंड ट्राइब। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट भी आया, डलहौजी लेके आए थे, कास्ट डिसेबिलिटी एबिलिटी रिमूवल एक्ट, है ना। तो 1850 के आसपास आया है अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट डलहौजी। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ये भी डलहौजी लेके आए थे। होता क्या था, एक आप इसको एक सिंपल सी चीज थी कि काफी बार पहले क्या होता था कि यदि ऐसा होता, एक कानून लाया गया था डलहौजी के टाइम में 1850 के आसपास, मतलब यदि आप अपने आप को रिलीजियसली कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपके हेरिडिटरी राइट्स उससे खत्म नहीं होंगे। जनरली क्या होता था, इन्होंने क्रिश्चियनिटी वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी लोग जब कन्वर्ट कर रहे थे, तो उनके क्या होते थे, उनके मदर फादर होते थे, तो वो हो सकता है उनको हेरिडिटरी राइट नहीं देते थे। तो उसको खत्म करने के लिए भी एक एक्ट लेके आए थे 1850 में, उसको भी आपको याद रखना है, डलहौजी के आसपास ही आया था वो भी, ताकि मतलब कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का रखा जा सके, आपको अपना रिलीजन बदलने के बाद भी आपको इनहेरिटेंस मिलेगा। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कुछ ऐसा, इस तरीके की कोई चीज हुई थी, उस चीज को बनाए रखने के लिए ऐसा आया था कोई, है ना। तो ये डलहौजी के टाइम के आसपास ही आया था, ताकि मुझे लगता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए आया था कि यदि कोई कन्वर्ट कर रहा है तो वो रुके ना इस चीज की वजह से कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा ही था वो, है ना। तो उसको भी याद रखना।
फाइनली आता है इसमें विडो री मैरिज एक्ट आता है, डलहौजी लेके आते हैं। तो डलहौजी के टाइम पे आप देख लो कितने सारे सोशल वाले एक्ट आ रहे हैं ना। और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफी बड़े रोल प्ले करते हैं, बंगाली जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विडो री मैरिज एक्ट को लाने के लिए काफी बड़ा मतलब प्रेशर क्रिएट किया था उन्होंने, माहौल बनाया था वो। ठीक है। तो विडो री मैरिज एक्ट 1856 के आसपास आ जाता है। और ये मतलब सती वाला आपको 1829 का पता ही है। ठीक है। इस तरह से फाइनली क्या होता है 1858 के अंदर एंड ऑफ अनेक्सेशन हो जाता है। अब तक जितनी भी कैप्चरिंग वगैरह चल रही थी ना, डॉक्टर ऑफ लैप्स के थ्रू, इनके थ्रू, उसके थ्रू, इसके थ्रू, उसके जो भी चीजें चल रही थी, अब सारे जैसे ही वायसराय वगैरह आएंगे और जैसे क्राउन का रूल आएगा वो बोल देंगे अब हम कोई अनेक्सेशन वगैरह नहीं करेंगे, अब आप टेंशन मत लो, है ना, अपीजमेंट करना चालू करेंगे। और ये भी बोल देंगे कि अब हम ज्यादा सोशल रिफॉर्म भी नहीं करेंगे। हो क्या रहा था, इनको काफी रजिस्ट्रेशन फील करना पड़ रहा था ट्राइब्स वगैरह। जैसे कल भी मैंने बताया था कि यदि कोई आपकी ट्रेडिशनल चीजों के अंदर हमला करेगा तो ट्राइबल रिवोल्ट होंगे। ठीक है, तो लोग रिवोल्ट करेंगे, है ना। तो उन सब चीजों से भी बचना चाहते थे, तो इन्होंने बोल दिया कि हम ज्यादा इनके रिलीजियस अफेयर्स वगैरह में ज्यादा पार्ट वार्ट नहीं लेंगे, है ना, और ना ही हम अनेक्सेशन वगैरह करेंगे, क्योंकि 1857 के सिपाही रिवोल्ट के बाद वो थोड़े दुखी हो गए थे इस वजह से। मतलब थोड़े दुखी क्या हो गए थे, डर गए थे, दुखी तो क्या होंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल रिफॉर्म्स। अब हम सोशल पॉलिसी या फिर बोल सकते हैं ब्रिटेन की क्या क्या रही है, उन्होंने क्या क्या किया एक्चुअली में ना। फिर बाद में आपको ज्यादा सोशल पॉलिसी देखने को नजर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी ज्यादा इंटरव्यू। आप अपने हिसाब से करते रहो चीजों को, आपकी कस्टमरी एक्टिविटीज को आप करते रहो, हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको फिर क्या लगने लग गया था, डर लगने लग गया था। ओके। ठीक है। अब चलते हैं हम फाइनली फर्दर एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। अब ब्रिटेन वालों की एजुकेशन पॉलिसी कैसी रही तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है। तो पता ही है आपको, एजुकेशन वगैरह को ज्यादा ये चाहते नहीं थे पहले तो प्रमोट करना, क्योंकि एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे कुछ जनरेट तो इनको हो नहीं रहा था और पैसे वैसे खर्च हो रहे थे। लेकिन फाइनली इनको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि मैन पावर की तो उनके पास कमी है। तो थोड़ा तो सिखाना ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से सबसे पहले 3 कॉलेज बनवाएंगे। पहले एक तो कलकत्ता मदरसा बनेगा 1781 के अंदर, वॉरेन हेस्टिंग इसको बनवाएंगे। याद रखना, सीधा आ जाता है कलकत्ता मदरसा कब बना, 1781 के अंदर। किसने बनाया? वॉरेन हेस्टिंग ने। दूसरा, वाराणसी के अंदर संस्कृत कॉलेज बनेगा, जिनके लिए जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन काफी फेमस है उसके लिए। और फोर्ट विलियम कॉलेज बनेगा, उसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली काफी फेमस है। तो आपका कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, वाराणसी संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन, एंड फाइनली फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। ये एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। चलो ठीक है। जनरली इसमें एजुकेशन कम मिलती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ज्यादा हुआ करते थे इसमें। ठीक है। एजुकेशन की तुलना में। तो आपका जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करवाया था, यहाँ पे सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग वगैरह भी हुआ करती थी। बाद में वो उसको शिफ्ट करके ये लंदन वगैरह में ले जाएंगे। मेरे को लगता है हेलीबेरी करके कॉलेज था एक, हेलीबेरी, हेलबेरी वॉट एवर जो भी उसका नाम है ना, मतलब वो नाम हुआ करता था। लंदन में कॉलेज होता था पहले, सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती थी फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। बाद में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। 1833 के एक्ट के अंदर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज का प्रोविजन होता ही है, बट एक्चुअली में ये खर्च नहीं होता है 1 लाख रुपीज। 1835 तक ऐसे ही चलती रहती है चीजें, पैसे वैसे खर्च नहीं करते हैं ये लोग, है ना। 1855 तक मनी वाज नॉट स्पेंट ऑन एजुकेशन, स्पेंट ही नहीं की गई एजुकेशन के ऊपर, है ना। फिर बाद में क्या होता है कि इसके अंदर भी 2 कंट्रोवर्सीज आती हैं, 2 आइडियोलॉजी आती हैं कि किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। कुछ बोलते हैं लोग ओरिएंटलिस्ट अप्रोच वाले होते हैं, जैसे ईस्टर्न अप्रोच भी बोलते हैं। कुछ एंग्लिसिस्ट अप्रोच वाले होते हैं। तो जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं एजुकेशन भी मस्ट मस्ट बी इन इंडियन एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो एजुकेशन जो होनी चाहिए वो इंडियन में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। ओरिएंटलिस्ट लोग ये बोलते हैं। ठीक है। ये ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट होती है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए। जो आपके एंग्लिसिस्ट है वो वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि इंग्लिश में होनी चाहिए एजुकेशन, है ना। तो एंग्लिसिस्ट जो होता है स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं, तो ये वो इंग्लिश वाली बात करेंगे। ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी है वो 1835 के अंदर एंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैकॉले को अपॉइंट कर दिया जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा एजुकेशन के लिए। अब तो आपको पता है ना, वही मैकाले हैं जो लॉ कमीशन में भी थे। ठीक है। अभी एजुकेशन के लिए भी आ जाएंगे। ठीक है। और फिर ये मैकाले मैकॉले माइन्यूट निकालेंगे, एक रिपोर्ट देंगे मैकॉले माइन्यूट 1835 में, है ना। मैकॉले माइन्यूट लेके आएंगे। और इन्होंने इसमें किसमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया था इस रिपोर्ट के अंदर। और उन्होंने बोला था कि इंग्लिश जो होनी चाहिए ना, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए इन सब काम के लिए। और वेस्टर्न एजुकेशन जो होगी, वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट करने के लिए बात की थी। और ये ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थे जो मैकॉली थे ना आपके वो। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि ज्यादातर जो पैसा होना चाहिए ना वो खर्च किया जाना चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर। प्राइमरी एजुकेशन वगैरह को नेगलेक्ट किया इन्होंने मैकॉले रिपोर्ट वगैरह, मैकॉले माइन्यूट के अंदर ऐसी बातें की इन्होंने। इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या बोलती है कि भाई कुछ नहीं है, आप तो ऊपर वाले लोगों को थोड़ा बहुत लोगों को सिखा दो और वो आगे अपना काम करते रहेंगे, जो उनका वो जाने उनका काम जाने, सिखाते रहेंगे आगे, ना। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलती है ना। हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, हम एजुकेशन के अंदर और भी कमिटियां रही थी, लाइक अपन ने मैकॉले को तो देख ही लिया, और मैकॉले माइन्यूट उन्होंने 1835 में लेके आ गए हैं। इसके बाद वुड्स डिस्पैच आएगा, काफी फेमस था वुड्स डिस्पैच, जो 1854 के आसपास आता है। तो इसको
ये एजुकेशन जो रिपोर्ट है वो चार्ल्स वुड के द्वारा, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करता था ना, आपको पता ना अभी 1853 तक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। 1858 में सीओडी एंड बीओसी को स्क्रैप किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी की लाइमलाइट से हटा दी जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अब तक तो सीओडी और बीओसी लेकिन है। तो जो आपकी जो कभी पूछ लिया जाए ना कि वुड्स डिस्पैच जो लेके आए थे चार्ल्स वुड, जो उनकी रिपोर्ट थी, वो कौन थे, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे ना, आपको ये याद है? ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो उन्होंने रिपोर्ट अपनी है ना लंदन से ही भेजी थी। ये रिपोर्ट इन्होंने लंदन से भेजी थी, और गवर्नर जनरल ने मतलब कि इस रिपोर्ट को रिसीव किया, तो वो थे डलहौजी, क्योंकि आपको पता ही 1854 में डलहौजी थे। मैकॉले माइन्यूट 1835 में आया है, ध्यान रखना। और आपका जो है वुड्स डिस्पैच 1854 में आया है। वुड्स डिस्पैच को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन और कुछ नहीं है, वुड्स डिस्पैच ही है। ठीक है, और मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? बहुत ही, मैग्ना कार्टा इज ए प्लेस, एक जगह है जहाँ पे कि किंग ने साइन किया था एग्रीमेंट। मतलब काफी हिस्टोरिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने के लिए मैग्ना कार्टा जगह का काफी वाइटल मतलब कि रोल बताया जाता है। मतलब मैग्ना कार्टा करके जगह थी जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हर चीज को, कोई बहुत बड़ी चीज होगी ना, किसी की वाटरशेड मूवमेंट मूवमेंट होगा यदि कुछ, तो उसको मैग्ना कार्टा की तरह लेंगे उस चीज को एक तरीके से, है ना। तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो इसी तरह से बोलते हैं कि 1882 में जो रिपन ने है ना लोकल गवर्नमेंट के लिए विलेज लेवल पे जो काम किया था ना, उसको भी इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल दिया था। तो रिपन के टाइम पे जो 1882 में हुआ था, तो इस तरह से मैग्ना कार्टा बोलते रहेंगे, कोई भी बड़ी चीज हो जाएगी तो उसको। ठीक है, अब रिकमेंडेशन क्या थी लॉर्ड मैकॉले की, सॉरी सॉरी लॉर्ड मैकॉले नहीं, वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशन क्या थी वो देख लेते हैं ना। तो वुड्स डिस्पैच था, सॉरी वुड्स डिस्पैच जो था, उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मत रखो, और प्राइमरी फोकस अपना प्राइमरी एजुकेशन पे रखो। पूरा फोकस अपना प्राइमरी एजुकेशन पे रखो। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसने बोला स्टार्टिंग में कि भाई प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, और आप जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया, तो वो वुड्स डिस्पैच आएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बस, है ना। तो वुमेन की एजुकेशन के ऊपर फोकस करो। कभी आ सकता है कि वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशंस बताइए, 4 रिकमेंडेशन लिख देगा वो, उसमें पहले लिख देगा फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन मस्ट बी सेक्युलर एंड साइंटिफिक, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा बोल देगा कि वो लास्ट वाली स्टेटमेंट बोल देगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज रिकमेंडेशंस दैट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया था, और प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था वुड्स डिस्पैच में। फोकस ऑन वुमेन उन्होंने बोला था, वोकेशनल एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था, एजुकेशन थोड़ी सेक्युलर और साइंटिफिक होनी चाहिए। सारी रिकमेंडेशन काफी प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशन थी वुड्स डिस्पैच की। और जो मीडियम होना चाहिए ना, वो कौन सा होना चाहिए? वर्नाकुलर होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन तक को। वर्नाकुलर मतलब आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको सिखा रहे हैं, है ना, वो वर्नाकुलर होता है। तो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन तक तो वर्नाकुलर सिस्टम को रखो आप, और फिर बाद में हायर क्लास में आप इंग्लिश इंग्लिश को इम्प्लीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके के मीडियम की बात की थी इन्होंने, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस वजह से हो सकता है कि क्वेश्चन वहां से बन जाए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लाइमलाइट में चल रही है। इस वजह से वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस वजह से ये दोनों जो एजुकेशन पॉलिसी और ब्रिटेन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम के प्रीलिम्स के लिए, है ना। ये ध्यान रखना आपको। तो इंक्रेज द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इन्होंने प्राइवेट पार्टिसिपेंट मतलब इंक्रेज करने की भी बात की थी। ग्रांट इन एड वगैरह, यूनिवर्सिटी को सेटअप वगैरह करो, इन सब चीजों की रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। ठीक है, इसी वजह से फाइनली 1855 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया जाएगा हर प्रोविंस के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड इन एवरी प्रोविंस इन 1855। 1857 के अंदर अब 3 यूनिवर्सिटी बनेगी। उस टाइम पे कॉलेज वॉलेज बन रहे थे वो, है ना, आपका कोलकाता कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, है ना, और उसके बाद आपका जो वेलेस्ली ने बनाया था आपका कॉलेज, है ना। अब यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी आएंगी। कौन से? 1857 के अंदर। उनकी क्रोनोलॉजी को भी आपको याद रखना है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खुलेगी 1857 में जनवरी में। जुलाई के अंदर बॉम्बे के अंदर खुलेगी, और सितंबर के अंदर मद्रास के अंदर खुलेगी। तो 3 यूनिवर्सिटी आपके आ चुकी है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक वुड्स डिस्पैच एंड एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही वुड्स डिस्पैच आ रहा है। अब इसी के अंदर फर्दर हम जाते हुए देखते हैं कि डब्ल्यू हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन अब आ जाएगा। तो अब हंटर कमीशन आ जाएगा आपका, और 1882 में आएगा। और 1882 में आपको पता है कि कौन थे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे लाइमलाइट में। और इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलता है, इसका जो टेक्निकल नाम था ना हंटर कमीशन का, उसी का नाम था 1882 में आने वाले हंटर कमीशन का नाम था इंडियन एजुकेशन कमीशन। रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी, इस कमीशन की, वो देखना है आपको। इन्होंने जितने भी वुड्स कुछ की जो रिकमेंडेशंस थी ना, पहली बात तो सबको सपोर्ट किया इन्होंने, है ना। और बोला कि स्पीडी इंप्लीमेंटेशन करो इनका, जो भी वुड्स डिस्कस ने बताया उसको जल्दी से आप इंप्लीमेंट करो, है ना। ये बोला इन्होंने हंटर कमीशन में। फिर उन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो लोकल बॉडीज को हैंड ओवर कर दो, आप उनको करने दो इस चीज को, प्राइमरी एजुकेशन को। और हायर एजुकेशन जो हो ना, उसको प्राइवेटाइज कर दो आप। ठीक है,
तो मैक्सिमम एक्सटेंट जहां तक हो सके हायर एजुकेशन को तो प्राइवेटाइज कर दो और प्राइमरी एजुकेशन को लोकल बॉडीज को दे दो। ये डब्ल्यू हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन थी 1882 में जो आया था, और जो कि इस टाइम लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। इसका टेक्निकल नाम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी था। और इन्होंने बोला था कि वुड्स डिस्पैच की जितनी भी चीजें हैं उनको इन्होंने सपोर्ट किया था, और साथ में ही स्पीडी एजुकेशन स्पीडी इंप्लीमेंटेशन के लिए बोला था। वुड डिस्पैच ने जो भी बताया उसका स्पीडी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। देखो आपको ये याद रखना है, सारे कमीशन याद रखने हैं, इनके ऑर्डर याद रखना है, कब कौन सा आया था, क्या टेक्नोलॉजी थी। सीधे क्वेश्चन से यहाँ से आएंगे, यहाँ से बनेंगे, है ना, संभावना पूरी रहती है इस चीज की। तो जैसे हमें देख के आए, पहले हमने सबसे पहले हमने देख लिया मैकॉले माइन्यूट को देख लिया, फिर वुड्स डिस्पैच को देख लिया, फिर हम आ गए आपके वुड्स डिस्पैच के बाद में हंटर कमीशन के ऊपर। अब आप आ गए हैं रैले। रैले कमीशन हुआ था, थॉमस रैले कमीशन 1902। इसे ही टेक्निकली इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे आपके। इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी? यूनिवर्सिटी टू बी मेड एज रेजिडेंशियल टीचिंग सेंटर्स। तो इन्होंने वही थी कि भाई फूड का अकोमोडेशन वगैरह जैसे तक्षशिला नालंदा हमारे हुआ करते थे ना, कि वहीं पे लोग रहेंगे और वहीं पे खाएंगे पिएंगे और पढ़ेंगे, ऐसी तरीके के सिस्टम को इन्होंने बोला, रैले ने कमीशन ने, कि ऐसी यूनिवर्सिटियां बनाओ, यूनिवर्सिटी टू बी मेड एज ए रेजिडेंशियल टीचिंग सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप हॉस्टल वगैरह भी लेके आओ, ठीक है। और फिर उन्होंने एक्सक्लूसिवली एलोकेशन 5 लाख रुपए का आप कीजिए एनुअली हायर एजुकेशन के लिए, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया था। तो थॉमस रैले कमीशन, दिस इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, एंड लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। और उन्होंने जो अपने रिकमेंडेशन दी थे वो दिए थे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आप टीचिंग के साथ रेजिडेंशियल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाइए, रेजिडेंशियल टीचिंग सेंटर खोलिए, और साथ में 5 लाख रुपए सालाना हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कीजिए। 1902 में ये आया था। उसके बाद आपका सैडलर कमीशन आएगा 1997 1907 से 1909 तक, 1919 तक, 1919 तक, 1919 तक, 1917 से 1919 तक आपका, जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपके होंगे, है ना, चैम्सवुड जो भी है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड, ओके, चैम्सफोर्ड होंगे आपके। तो मॉर्लिमेंटो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेगू आपके सेक्रेटरी थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चैम्सफोर्ड आपके उस टाइम पे वाइसरॉय थे। तो चैम्सफोर्ड के टाइम पे सैडलर कमीशन आएगा 1917 के आसपास। और ये क्या रिकमेंडेशन देगा? ऑटोनॉमी कर दो आप, यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमस कर दो, ऑटोनॉमस बॉडी बना दो यूनिवर्सिटी को। एक रिकमेंडेशन तो ये होगी इनकी, ठीक है। दूसरी होगी इनकी कि एग्जाम्स ऑफ हायर कोर्सेज शैल बी कंडक्टेड बाई ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज। और जितने भी हायर एग्जाम्स कोर्स है ना, उनके जो कंडक्ट यूनिवर्सिटीज को ही करने दो उनके एग्जाम, है ना, और कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये ना करे, और काफी हद तक इसको यूनिवर्सिटी ही करे, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट एग्जाम्स है उनके लिए इन्होंने बोला कि बोर्ड का फॉर्मेशन करो, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन शैल बी क्रिएटेड, ठीक है। तो काफी हद तक हम ये ट्रेसेस देख सकते हैं आज की बहुत सारी चीजों के वहां पे, है ना। तो और फिर उसके बाद उन्होंने बोला बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है 10th एग्जाम तक, उसको बोर्ड वोट करने की कुछ ऐसे बोला होगा उन्होंने, है ना, कुछ कुछ ऐसे इनकी रिकमेंडेशन थी, आपको याद रखना है। वैसे बेसिकली ऑटोनोमस बनाना है यूनिवर्सिटी को, ये इनकी प्राइमरी रिकमेंडेशन थी, उसके अलावा भी थी, है ना। तो सैडलर कमीशन एजुकेशन के ऊपर था, 1917 में आया था, ये याद रखना है आपको। फिर आपका आएगा हटॉक कमिटी। हटॉक कमिटी अभी कमिटी है 1929 के अंदर आई है, HARTOG, हटॉक, हटॉक कमिटी। इरविन इस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे, आपको पता ही है। और इन्होंने कमेटी ने इसे मतलब कमेटी ऑन एजुकेशन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इनको, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, कमेटी ऑन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका 1882 में हंटर, वो जो डब्ल्यू हंटर कमीशन आया है, उसका दूसरा नाम क्या है, 1902 वाले का नाम क्या है, मतलब ऐसे जिनके दूसरे नाम है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी चीजें हो सकती हैं, पूछी जाए। उसके बाद आकर इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, जो आपके हट लॉ कमिटी है उसकी रिकमेंडेशन। तो इन्होंने क्या किया कि कंपलसरी एजुकेशन सबके लिए हो, उसको रिजेक्ट कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है, रिजेक्टेड द कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। अभी बोले कि हर्टॉग कमेटी ने बोला था, रिजेक्ट किया था कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, तो किया था, आपको इसको ना ध्यान रखना। फोकस सेल बी ऑन प्राइमरी एजुकेशन, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। और उन्होंने बोला है ओनली मैट्रिक, मतलब जो आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर मेरिट है, उन्हीं को आप, है ना, आगे एजुकेशन दीजिए। हायर एजुकेशन 8th क्लास के बाद की एजुकेशन देनी है ना, तो आप उन्हीं लोगों को दीजिए जो मेरिट है जिनके अंदर, ऐसे नहीं हर किसी को मत दीजिए। और जो नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन में शिफ्ट कर दीजिए, ऐसा बोला हर्टॉग कमेटी ने। हर्टॉग कमेटी ने क्या बोला, 1929 के अंदर जो कमेटी आई है, जिसका दूसरा नाम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कमेटी भी है, कमेटी ऑन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी है, उन्होंने बोला है, पहली बात तो कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल को रिजेक्ट कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करने की बात बोली, और फिर बोला मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो आप मतलब आगे पढ़ने के लिए बोलिए, हायर एजुकेशन दीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, और जो लोग मेरिटोरियस नहीं है उनको वोकेशनल एजुकेशन के लिए भेज दीजिए आप प्राइमरी एजुकेशन के बाद में, है ना। ये सब इन्होंने बोला। और जो हायर आपकी लेवल है उसमें एडमिशन रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए ओपन, बिल्कुल सबको एडमिशन मिल रहा है, रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन होना चाहिए इन लोगों को। तो इन लोगों ने उस टाइम पे ऐसी ऐसी बातें की हैं, तो काफी प्रोग्रेसिव बातें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मतलब हाँ, इसको थोड़ा वोकेशनल एजुकेशन के लिए आप प्रोग्रेसिव बता सकते हो आप, है ना। तो उसके बाद आता है सर्जेंट कमिटी। तो सर्जेंट कमिटी भी जो है आपकी, हर्टॉग कमिटी आ चुकी है, उसके बाद सर्जेंट कमिटी आएगी आपकी 1944 के अंदर, ठीक है।
तो ये इन्होंने बोला था कि वोकेशनल जो एजुकेशन है वो आपकी जो हटो कमेटी के बेसिक क्या था, वो 8th क्लास के बाद में जो लोग वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो अच्छे नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है, उनको वोकेशनल एजुकेशन के लिए भेज दीजिए आप, और जो मेरिटोरियस है उनको आप आगे प्रमोट कीजिए एजुकेशन देने के लिए। लेकिन हायर लेवल की जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए एडमिशन के अंदर, ये इनका मानना था हर्टॉप कमेटी का। अब सर्जेंट कमेटी आएगी आपकी 1944 के अंदर, ठीक है। और इस जो कमेटी है इसको बोलते हैं सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं इसको ना। और वेवेल उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय थे, ठीक है, इस चीज को आपको याद ही रखना है। रिकमेंडेशन जो थी सर्जेंट कमेटी की, तो एवरी चाइल्ड बिटवीन 3 to 6 years शैल बी गिवन प्राइमरी एजुकेशन, 3 से 6 साल के बच्चे को सबको प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। 6 से 11 साल के जितने भी बच्चे हैं शैल बी गिवन कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कोई चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे बाद में आपको पता है 1986 के अंदर जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, उसके बाद 86 अमेंडमेंट, सॉरी 86 आपका जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर ये जोड़ा भी गया है बाद में ना, काफी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड में, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सब चीजों के अंदर एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है। पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो काफी नेटिविटी में देखेंगे हम, ठीक है। या तो ये जो रिकमेंडेशन है वो ऑल चिल्ड्रन जितने भी 6 से 11 साल के बच्चे हैं सबको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ये सर्जेंट कमेटी ने बोला, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड जो बच्चे होंगे 11 से 17 साल के, उनको फिर कुछ एजुकेशन वगैरह दी जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाए, है ना। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को भी मतलब कि मतलब टीचरों की भी ट्रेनिंग हुई, ये भी उन्होंने बोला बाद में। और फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंसी के लिए भी उन्होंने बात की है, इस चीज को याद रखना है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कमेटी हो जाएगी, फिजिकल एजुकेशन को भी ये प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं सर्जेंट कमेटी 1944। अभी तो सारी अंग्रेजों वाली कमेटी हो गई है ना, थोड़ा बहुत हमारे लोगों ने भी कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो उसमें एक डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी थी 1937 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी एजुकेशन के ऊपर थी, याद रखना है आपको। इसी को वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन भी बोल देते हैं, आई थिंक यही था। आई थिंक इनकी जो रिपोर्ट थी ना उसका नाम था वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है वर्धा वर्धा करके एक जगह थी महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे प्रिपेयर की गई थी, इसलिए इसको वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन बोल दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशन के ऊपर, तो जाकिर हुसैन कमेटी से लिंक है। इनकी रिकमेंडेशन क्या आई थी, इनकी रिकमेंडेशन थी तो इंडियन लोगों का कैसा पर्सपेक्टिव था आप देख सकते हो यहाँ पे, इनकी रिकमेंडेशन में वो शो हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला था मास बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह इन सब चीजों की वोकेशनल एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कीजिए, और जो मास अमाउंट में मतलब काफी लोगों को वोकेशनल एजुकेशन वगैरह दीजिए आप। और इलीट, यदि कोई इलीट है, कोई इंसान थोड़ा ज्यादा प्रबुद्ध है, ज्यादा संपन्न है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर दीजिए, इलीट बेस्ड फॉर्मल एजुकेशन। मतलब जो भी था इनका मतलब, इन्होंने दो बातें बोली, टाइप ऑफ एजुकेशन में बोला मास बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन और इलीट बेस्ड फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्मलाइजेशन मत करो आप, नॉन फॉर्मल रखो टीचिंग के मेथड को, है ना। तो ये बोला इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और पहले जो 7 साल है एजुकेशन की वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए एजुकेशन। मीडियम आपको होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में देनी है, लाइक, ठीक है, हिंदी वगैरह में। और 8th क्लास के बाद में आप इंग्लिश वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला एक्चुअली नहीं, इनका कुछ और था, इनका जो प्लान था पूरा थ्री थ्री सेगमेंट में डिवाइडेड था। पहले इन्होंने बोला प्राइमरी एजुकेशन जो छोटी क्लास वाली है वो आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो, सेकंड क्लास से आप हिंदी हिंदी पढ़ाना चालू कर दो, और 8th क्लास से आप इंग्लिश पढ़ाना चालू कर दो। और ये जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी ना, ये वाली सारी, काफी हद तक इनमें से बहुत सारी रिकमेंडेशन हरिजन करके आर्टिकल जो लिखा था गांधी जी ने, उसके अंदर से पिकअप करके दी थी इन्होंने, हरिजन करके। तो कभी पूछ सकते हैं कि वर्धा स्कीम के अंदर दी गई काफी रिकमेंडेशन कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो हरिजन जो आर्टिकल लिखा गया था गांधी जी का, उससे कुछ ना कुछ हद तक वो इंस्पायर्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक एजुकेशन पॉलिसी। मैंने सोशल पॉलिसी और ब्रिटेन वालों की बता दी, मैंने एजुकेशन पॉलिसी बता दी आपको ब्रिटेन वालों की, ओके। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रही ब्रिटेन वालों की। तो आप लोग फेडअप तो नहीं हो चुके हो, मतलब बोरिंग तो नहीं हो गया है, काफी लंबे टाइम से मैं लगातार बोल रहा हूँ, कोई फीडबैक देगा थोड़ा। प्रॉपर चल रहा है ना, मतलब समझ आ रही है चीजें, रिकॉर्ड हो रही है चीजें, पूरी दिमाग में फीड हो रही है चीजें। कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई रेस्पॉन्स करेगा, मैं आगे चलूँ या फिर ज्यादा हो गया। So you can continue. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। इकोनॉमिक पॉलिसी अब देखते हैं। अब तक हमने क्या एजुकेशन पॉलिसी वगैरह देख लिया, अब कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, है ना, तो वो हम देखते हैं। तो अभी तो सिंपल सा बात था, इंडियन इकोनॉमी से क्या ऑब्जेक्टिव था ब्रिटेन वालों का, वो तो सिंपल था, तो सर्व द नीड्स ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों की नीड्स को सर्व करना, ठीक है। और वैसे बाय डिफॉल्ट हो क्या गया था, 1600 से लेकर 1750 तक दोनों ही कंट्रियों को थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ था। ह्यूज ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी हुई थी म्यूचुअल बेनिफिशियरी की वजह से, क्योंकि ट्रेड हुआ करता था, इंडो यूरोपियन ट्रेड हुआ करता था, तो उस टाइम तक फिर भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ था। मतलब 1600 to 1750 तक थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी ने भी बूस्ट किया था।
ग्रोथ हुई थी। लेकिन आफ्टर 1750 जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाता है इंडिया के अंदर, ठीक, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। जो पहले क्या हुआ करता था, जो पहले एक्चुअली में मैनुअल वर्कर्स जो काम करते थे वो मशीनरी से कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जो घर हुआ करते थे अब वो फैक्ट्रियों में कन्वर्ट हो गए। पहले जो फैमिली मेंबर्स होते थे अब वो लेबर में बदल गए, अब वो लेबरिंग कर रहे हैं बस। ठीक है। अब जो पहले लोकल कंजम्पशन होता था वो इंटरनेशनल कंजम्पशन बन चुका है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताते हैं कि बून फॉर ब्रिटिश था, बेन फॉर इंडिया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था बून फॉर ब्रिटिश था, बेन फॉर इंडिया था। ओके। प्रॉब्लम क्या आने लगी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में? ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की और मार्केट वगैरह की प्रॉब्लम थी। दो प्रॉब्लम थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के सामने। ठीक है, कि एक तो रॉ मटेरियल की, एक मार्केट की। ठीक है। तो 1769 में ब्रिटिश वालों ने एक लॉ पास किया था, एक लॉ बनाया था 1769 में ब्रिटेन वालों ने। क्या बोला था? इंडियन प्रोडक्ट आर टोटली बैंड इन ब्रिटिश। इंडियन प्रोडक्ट्स आर टोटली बैंड इन ब्रिटिश। कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कब लाया गया ये वाला लॉ, कि पूरी तरह से जो इंडिया के प्रोडक्ट है वो ब्रिटेन में डिसअलाउड होंगे। पूरा है ना, डिसअलाउड कर दिया गया इंग्लैंड के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स को। तो हमारे यहाँ के जितने भी कुटीर उद्योग धंधे हैं सब खत्म हो जाएंगे, वो कहाँ भेजेंगे बेचारे वो लोग, है ना। तो 1769 में ये एक्ट लाया गया। इतना ज्यादा मतलब कि सप्रेसिव टाइप का एक्ट, इतना नेगेटिव एक्ट, इंडियन प्रोडक्ट्स आर टोटली बैंड इन ब्रिटेन या ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन में मतलब इंग्लैंड में बैन हो गए। ठीक है। और फिर आपको पता है तो इकोनॉमिक पॉलिसी हम देख रहे हैं तो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया की उसको हटा दिया था और टी एंड ट्रेड चाइना तक रख दिया था केवल। और फिर ओपन कर दिया था पूरा पूरा मार्केट। तो कार्ल मार्क्स ने भी एक लाइन बोली है इसके लिए। क्या बोली है? उस टाइम की सिचुएशंस को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है? द मदर ऑफ कॉटन वाज डिस्ट्रॉय बाय ब्रिटिशर्स। मदर ऑफ कॉटन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये लाइन कभी आ जाती है कि किसने बोली है? तो कार्ल मार्क्स ने बोली, जो काफी बड़े सोशलिस्ट हुआ करते थे। या ठीक है। अब इस टाइम पे जो ट्राइपाइट्रेट, थोड़ा सा हम देखें ट्रेड कैसे होता था, तो ऐसे होता था। देखो, इंडिया में ये लोग ओपीएम उगवाया करते थे। देखो थोड़ा सा क्या होता है कि करेंसी वरेंसी वाला क्राइसिस था, चाइना वालों ने मतलब यूरोपियन यूरो वगैरह लेने मतलब सॉरी, चाइना वालों ने जो अंग्रेजों की जो करेंसी थी उसको लेने वेने से कुछ मना कर दिया था। तो फिर इन लोगों ने क्या किया था, ओपीएम ट्रेड स्टार्ट करवाया था इंडिया के अंदर, लाइक हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वगैरह वगैरह। और ओपीएम वगैरह को मतलब ये उगवाया करते थे वहां पे काफी। और फिर उसको चाइना को भेजते थे, चाइना को और मतलब बार्टर सिस्टम सा चला के वहां पे ओपीएम देते थे, वहां से टी लेते थे और टी को लेके चले जाया करते थे। तो इस तरीके का सिस्टम इन्होंने कुछ चलाया था। तो इन्होंने उसमें भी हमारा एक्सप्लोइटेशन किया, मतलब उस काम के अंदर भी, कि हमारे यहाँ पे ओपीएम ओपीएम ट्रेड चालू करवा दिया। तो कुछ ट्रेड ऐसे चलता था कि इंडिया से ओपीएम चाइना जाता था, चाइना से टी वेस्टर्न, चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर टी जाती थी, चाय भी सी जाती थी, चाइना से जाती थी, है ना। और फिर इंडिया में भी ये लोग अपने रॉ मटेरियल, अपने फिनिश गुड को भेज देते थे वेस्टर्न वर्ल्ड वाले। और इंडिया से कुछ लेते नहीं थे, ऐसी चीज है ना, जिससे कि इंडिया को फायदा वैसे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ ट्रेड चल रहा था, मतलब ट्राई ट्राई वाला। और फिर आपका जो चार्टर एक्ट 1833 का आता है, वो तो कुल मिला के बोल देता है कि अब चाइना और टी के ऊपर भी कोई मोनोपोली वगैरह नहीं है, सब कुछ ओपन कर दिया गया है, पूरी मोनोपोली वगैरह को हटा हटा देते हैं। फिर 1853 के अंदर ये रेलवे को इंट्रोड्यूस करते हैं। डलहौजी के टाइम पे बॉम्बे टू थाने के बीच में रेल लाइन डाली जाती है। 1905 में कभी कोई पूछे कि पूरा टोटल लेंथ ऑफ रेलवे कितना था, तो 500 किलोमीटर की रेल लाइन थी पूरी। ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था रेल लाइन डालने का वो वही था कि रॉ मटेरियल के एक्सेस को थोड़ा फास्ट बनाया जाए। और सेकंड जो रेल लाइन डली थी वो रानीगंज से लेकर कलकत्ता तक डली थी। रानीगंज जो कोल फील्ड है वहां से कलकत्ता तक ये सेकंड लाइन डली थी, है ना। ये आपको देखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हो चुकी हैं। तो हमारी यहाँ पे अभी जो मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने कंप्लीट किया। तो हमने ये देखा है, तो पहले तो कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रहा ब्रिटेन वालों के, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। ठीक है, उसके बाद उनका जुडिशरी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहा, क्या क्या किया उन्होंने जुडिशरी में। उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद ये सब देखने के बाद हमने देख लिया कि उन्होंने सोशल पॉलिसी कौन कौन सी लेके आए, वो लाइक सती को बैन करना है, ये करना है, वो करना है। उसमें हमने ये देखा कि 1858 तक तो ये लोग काफी हद तक इन सब चीजों को करते रहे। 1858 तक, फिर इसके बाद में ज्यादा सोशल रिफॉर्म करना इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो जो रिवोल्ट हुआ था तो उसमें काफी लोग इस वजह से भी दुखी थे कि उनके जो कस्टमरी लॉ थे उनके ऊपर प्रहार किया था ब्रिटेन वालों ने। तो काफी लोग उससे भी दुखी थे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोच लिया कि अब हम ज्यादा आगे नहीं करेंगे, आप जानो, आपका काम जानो। हम ना तो ज्यादा एनेक्सेशन वगैरह करेंगे और ना ही हमें है जो एक्चुअली में आपके सोशल रिफॉर्म से कोई मतलब है। तो आप देखोगे जितने ज्यादा सोशल रिफॉर्म है पहले ही आ जाते हैं, फिर बाद में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं कोई। ठीक है। उसके बाद में आपका तो सोशल रिफॉर्म, सोशल पॉलिसी हो गई। सोशल पॉलिसी के बाद में फिर इनकी कौन सी, इनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या रही, वो हमने थोड़ी सी देख ली कि भाई सोशल पॉलिसी के बाद एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या क्या किया। तो बहुत सारी कमीशन वगैरह वगैरह सब चीजें आती रही है ना। फिर उसके बाद हमने अभी देख ली इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक 1858 वगैरह, मतलब बाद में चीजें हो रही हैं। तो इसी तरीके से ये अब तक का पूरा स्केच कुछ इस तरह से बन रहा है कि लोग आ चुके हैं, एडवेंट हो चुका है, इन लोगों ने फाइट वाइट कर ली है। पहले मतलब पूरा का पूरा फाइट वाइट करते हुए इन्होंने कॉल मतलब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को हमने पूरा पढ़ लिया कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ सब जगह पे। फिर उसके बाद में हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट अब हो गया है, तब वो क्या करेंगे, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा काम वाम करेंगे अंदर। तो उसके लिए वो है ना सिविल सर्विसेज को, इसको इसको सबको थोड़ा थोड़ा सा मतलब सेटअप करने की कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद समाज में आप कुछ मतलब जो बुराई है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर इनको लगेगा कि ज्यादा
हमको पंगा नहीं लेना चाहिए, हमको क्या मतलब है, जो हो रहा है चलने दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये रुक जाएंगे और फिर मतलब ऐसे ही इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट, हम अब स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स मूवमेंट्स ओके। तो जो रिवोल्ट रहे हैं ना, तो इसमें मैंने सिपाही जो मुटनी जो है 1857 की, वो पहले ही आपको पढ़ा दी है, ये वाला जो था वो। फिर भी मैं इसका एक 10 5 7 मिनट में इसको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा आपको। उसके बाद आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स आएंगे, उसके बाद आपके पीजेंट रिवोल्ट आएंगे, फिर कॉस्ट रिवोल्ट आएंगे। तो ये रिवोल्ट हो रहे हैं अब, एक्चुअली में रिवोल्ट स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि लोगों में संतोष हो गया है। ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों होंगे, मैंने कल भी बताया था कि दो ही रीजन होते थे ट्राइबल रिवोल्ट के मेजर। तो एक तो उनकी यदि कोई कस्टमरी पॉलिसी वगैरह है उसके ऊपर तुमने प्रहार कर दिया है तो वो दुखी होंगे और रिवोल्ट करेंगे, या फिर उनसे टैक्स वैक्स आप ज्यादा ले रहे हो, या फिर जो वहां पे रहते हैं वहां पे आपने उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश यदि की है तो वो भी रिवोल्ट करेंगे। पीजेंट का क्या रीजन था, पीजेंट का सिंपल सा रीजन था कि टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, बार बार अकाल वकाल आ जाया करते थे, बेचारों के पास खाने के लिए कुछ बचता नहीं था, और इतना ज्यादा हैवी टैक्सेशन तो कैसे देंगे, तो वो रिवोल्ट हो जाएगा। कास्ट रिवोल्ट क्यों होंगे, कास्ट रिवोल्ट सिंपल सी बात है, काफी ज्यादा मतलब कि यदि आप उनके साथ छेड़छाड़ करोगे, यदि मतलब रिफ्ट लेके आओगे तो आपको रिवोल्ट फेस करना पड़ेगा वहां पे भी। और सिपाही जो रिवोल्ट हुआ था उसका आपको पता ही है 1857 के अंदर जो सिपाही रिवोल्ट हुआ था, उसके पूरा मैंने उसका पूरा खाका मैंने पूरा स्केच मैंने बना ही दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, यदि आपको यदि आगे कॉपअप कर सकते हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यदि मैंने अभी स्टार्ट किया तो मुझे ये लगभग 25 30 मिनट लेके चलना पड़ेगा। मतलब लोग तैयार हो आप लोग, तो मैं इसको कैरी ऑन कर लेता हूँ। चलो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि अक्षमा कैरी ऑन करूँ मैं या फिर स्टॉप कर दूँ। चलो कोई बता ही नहीं रहा है, कोई भी बता दो कैरी ऑन करना है यदि स्टॉप करना है फिर। सर स्टॉप कर दो क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है तो समझ नहीं आ रहा है सर। लेट ज्वाइन किया है मतलब, शिवानी शिवानी कैरी ऑन करना है फिर स्टॉप करना है। यदि आप लोग थक चुके हो तो फिर अक्षमा म्यूट कर लेना, यदि तुम बोल नहीं रही हो तो, कुछ बोलना है तो तुम बता दो। आपका कॉल है। और प्रिया एक बार उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि आईडी फाइल यहाँ से रिकॉर्ड अक्षमा म्यूट कर लो, अक्षमा अपना जो है तुम ठीक है। और म्यूट कर लो ठीक है, इसको। चप्पल नहीं है उनके पास, उनके पास। चलो हम कैरी ऑन करते हैं, इसको आगे चलते हैं हम लेके थोड़ा सा, फिर देखते हैं बीच में ना। तो मैं अभी सिपाही जो रिवोल्ट है उसको स्टार्ट कर देता हूँ। जो सिपाही रिवोल्ट 1857 के अंदर हुआ था उसका रीजन आपको मैं बता दूं पहले। पहली बात तो आपको याद ये रखना है कि सिपाही जो रिवोल्ट हुआ है वो एक्चुअली में, अक्षमा म्यूट कर लो अपने आप को तुम, काफी वॉइस आ रही है बीच में। सॉरी सर, सॉरी। ओके, तो जो सिपाही रिवोल्ट जो हुआ है, ना पहले तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूट बता देता हूँ उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूट कैसा हुआ करता था। लाइक 6:1 हुआ करता था। जो सिपाही किनको बोलते थे, जो लोग इंडिया के थे उनको सिपाही बोलते थे, और सोल्जर्स जनरली बोला जाता था जो लोग ब्रिटेन के थे। तो जो ये रेशो था ना 6:1 था, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, जो बाद में बदल दिया जाएगा काफी हद तक वो रेशो जो है वो, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, सबको पता है कि कॉज क्या था सिपाही रिवोल्ट का। कॉज मैंने पहले भी बता दिया है, लाइक कुछ लाइक इंपीरियलिज्म जो ब्रिटेन वालों ने, डलहौजी ने जो मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे, लाइक लक्ष्मीबाई के ऊपर, नाना साहब के ऊपर, हजरत महल के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी लोग वहां पे अपने खुद के रीजनल मतलब खुद के स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए ये रिवोल्ट लेके आए थे। उसके अलावा पीजेंट में सब में, मैं पहले भी सॉरी जमींदार वगैरह में भी कुछ लोगों की जमीनें खींच ली गई थी, छीन ली गई थी इनसे, पीजेंट्स के ऊपर भी टैक्सेशन वगैरह था, ठीक है। तो ये सारे रीजन रहे सब कुछ रिवोल्ट होने के पीछे के, है ना। तो इसको ज्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर इमीडिएट रीजन मैंने बता ही दिए थे क्या थे, कि उस टाइम पे वो राइफल वगैरह जो आई थी, है ना, एनफील्ड राइफल्स वगैरह, वो सारे रीजन थे। चलो तो ठीक है। फिर उसके बाद इसका थोड़ा बहुत रिवोल्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई थी वो यही थी कि 34 नेटिव इन्फेंट्री जो थी आपकी, उन्होंने बैरकपुर के अंदर मतलब रिवोल्ट कर दिया था मंगल पांडे के नेतृत्व में। 10 मई को फॉर्मली इसको लॉन्च कर दिया गया था, डे ऑफ रिवोल्ट बोला जाता है 10 मई जो है, ठीक है। और इसमें मतलब मेरठ वगैरह के अंदर काफी रिबेल्स वगैरह मतलब कलेक्ट हो गए थे, और वो 11 मई को पहुंच गए थे रेड फोर्ट के आसपास। दिल्ली में बहादुर शाह को जाके इन्होंने अपना बना दिया, क्या बना दिया, नॉमिनल हेड बना दिया। उस काम पे उस टाइम पे याद रखना, जनरल जो इन्होंने बनाया वो बख्त खान को बनाया, ठीक है। बख्त खान को इन्होंने मीर बख्शी अपॉइंट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता रहा। बाद में फिर इसको सबको सप्रेस किया जाएगा, लाइक कानपुर के अंदर नाना साहब लीड करेंगे, टाटा टोपी भी होंगे उस टाइम पे वहां पे, ठीक है। और कैंपबेल जो होगा ना, कैंपबेल नाम याद रखना है आपको, CMP कैंपबेल। तो ब्रिटिश ऑफिसर थे कुछ ना, एक तो व्हीलर थे, व्हीलर तो किल कर दिए जाते हैं इस रिवोल्ट के अंदर, तो कैंपबेल सक्सेसफुली सप्रेस कर देते हैं इस रिवोल्ट को, ठीक है। और नाना साहब को नेपाल भागना पड़ता है, और टाटा टोपी को
है ना। बाद में टाटा टोपे आगे बाद में जाके लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लेते हैं, जिनको बाद में हैंग कर दिया जाता है टाटा टोपे को, ठीक है। और कैंपेबल है वो सक्सेसफुली इसको कानपुर के अंदर सप्रेस करते हैं पूरे। लखनऊ की यदि हम बात करते हैं, जो अवध बोला जाता है, आपको पता ही है ना, हजरत महल थी वहां पे, उन्होंने भी फाइट वाइट करने की कोशिश की, ठीक है। इसमें है ना बाद में कैंपेबल यहाँ पे भी आ जाते हैं लखनऊ में भी, और दोबारा कैंपेबल सक्सेसफुली, कैंपेबल काफी बड़ा नाम हो रहा है, इसे याद रखना है आपको, CMP भी डबल एल। कैंपेबल से दोबारा सक्सेसफुली सप्रेस कर देते हैं रिवोल्ट को, और हजरत महल को भाग के नेपाल जाना पड़ता है। जब बात आती है झांसी की, तो वहां पे लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। वहां पे उन्होंने किसको मार दिया था, उन्होंने रॉज करके, ह्यूज रॉज करके एक कोई मतलब ब्रिटिश थे, इनको खत्म कर दिया था, ठीक है। और जगदीशपुर के अंदर आप देखोगे, बिहार के अंदर, तो कुंवर सिंह थे जो जमींदार हुआ करते थे, ठीक है। कुंवर सिंह का एक दूसरा भी नाम है लायन ऑफ बिहार, यानी बिहार केसरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको ना। और इस रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया था, आई थिंक विलियम टेलर और विंसेंट आयरे, इन लोगों ने जगदीशपुर के अंदर रिवोल्ट को सप्रेस किया था। तो काफी बार मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, जगदीशपुर रिवोल्ट सप्रेशन बाई विलियम आयरे, तो बिल्कुल ठीक है। वैसे एक कैंपबेल के द्वारा मतलब किया गया स्टार्टिंग में, जो आपका लखनऊ वगैरह में सप्रेशन, तो ये भी आपको याद रखना है। कानपुर में भी कैंपबेल ने सप्रेस किया था, तो याद रखना है इन सब चीजों को आपको, है ना। तो ये सब चीजें आज आपकी हो जाएंगी, अब इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी थी इसके रिगार्डिंग, है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है बुक के ऊपर, द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखी गई वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो काफी लोग इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो क्या ही था ये, कि काफी लोग बोलते हैं कि था, तो ऐसे चलती रहती हैं बातें, है ना। तो ये तो सब थ्योरेटिकल बातें हैं, उनसे हमको ज्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद में आपको पता ही है कि 1058 में फिर पूरा सिस्टम ही बदल दिया जाएगा, और फाइनली आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह को स्क्रैप कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके अब यहाँ पे सिस्टम नया वाला आ जाएगा, वायसरॉय वाला, क्राउन वाला आ जाएगा। उसमें आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके चार्ल्स वुड थे, ठीक है, चार्ल्स वुड। वुड्स डिस्पैच वाले चार्ल्स वुड ही हैं ये, आई थिंक, है ना, बीओसी में जो थे, एक्चुअली में जो प्रेसिडेंट ऑफ बीओसी थे, वही आके आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में आपके चार्ल्स वुड बन जाएंगे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और कैनिंग जो है आपके वायसरॉय बन जाएंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और फिर ये बहुत सारे रिफॉर्म स्टार्ट करेंगे ये लोग, क्योंकि अपीजमेंट तो इनको करना पड़ेगा, इन्होंने रिवोल्ट देख लिया है, सब चीजें देख लिया, तब इनको अपीजमेंट करना पड़ेगा। तो अपीजमेंट जब इनको करना पड़ेगा, एक्चुअली में मेरा मोबाइल मोबाइल थोड़ा ऑफ होने वाला है, मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, जस्ट एक मिनट, केवल एक मिनट के लिए। ओके, एम आई ऑडिबल, ठीक है, ऑडिबल हूँ ही मैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम बोल रहे थे कि चार्ल्स वुड जो थे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय आपकी कैनिंग थे। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा अपीजमेंट करने की कोशिश करेंगे, बार बार थोड़ी कोशिश करेंगे, चलेंगे, वो चाहेंगे कि सेल्फ रूल जो होगा वो भी इनको दे दें हम थोड़ा थोड़ा, ताकि अपीजमेंट चलता रहे, ताकि हमको ज्यादा रिवोल्ट फेस ना करने पड़े। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। तब इसके लिए बहुत सारे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे ना, लाइक 1861 में, 1892 में, और अलग अलग टाइप के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे, है ना। और 1861 के अंदर जो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर जो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को मतलब कि सप्रेस कर दिया गया था, उसका उसको रिवाइवल भी हो जाएगा, मतलब प्रोविंशियल जो जगह थी उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि अब आप बनाइए। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम भी आएगा। फिर उसके बाद 1861 में बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, बहुत सारे रिफॉर्म्स ये लेके आएंगे, लाइक नेशनल नेशनल पुलिस एक्ट आएगा 1861 के अंदर, नेशनल सिविल सर्विस एक्ट जो मैंने बताया अभी थोड़ा आपको, आईसीएस 1861 में ही आएगा। हाई कोर्ट एक्ट आएगा 1861 के अंदर। मिलिट्री के अंदर भी रिफॉर्म कर दिए जाएंगे, जो पहले 6:1 हुआ करता था रेशो, अब बंगाल के अंदर उस रेशो को 2:1 कर देंगे। सिपाही मतलब कि इंडिया वाले 2, और सोल्जर्स मतलब ब्रिटेन वाले 1, 2:1 कर दिया जाएगा 6:1 से बंगाल के अंदर, और बॉम्बे और मद्रास के अंदर 3:1 कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां इतने रिवोल्ट हुए नहीं थे, तो वहां पर 3:1 कर दिया, यहाँ पे 2:1 कर दिया। और जो सिपाही हैं उनके अंदर भी नॉन मतलब फोकल पोजीशन पे इनको रखा जाएगा, और जो नेशनलिस्टिक मतलब थोड़ा सा जिनके अंदर फीलिंग तो इनको रोक दिया जाएगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत मतलब रिवोल्ट वगैरह जो भी किया था, नेशनल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनकी रिक्रूटमेंट को रोक दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ चलता रहेगा आपका। तो ये थोड़े थोड़े सुधार करेंगे, बदलाव करेंगे, पॉलिसी को चेंज करेंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोल देंगे कि अब हम कभी भी एनेक्सेशन वगैरह हम नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो। और ऐसे भी बोल देंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू भी हम किसी को नहीं लेंगे ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर लिया गया एक तरीके से, ठीक है। तो अभी इस तरीके से ये सारी चीजें करना चालू करेंगे फाइनली, है ना। तो इनकी अब जो पॉलिसी होगी ना, वो 3 तरीके की पॉलिसी होगी। एक तो होगी, पहले बोल देंगे नो फर्दर एनेक्सेशन वुड बी मेड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होगा अब उसको विड्रॉल 1859 में कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में ये भी बोलेंगे, दूसरा इनकी पॉलिसी जो है ऑफिशियल पॉलिसी थी इनकी, है ना, तो ये ऑफिशियल पॉलिसी में फिर बोलेंगे कि ब्रिटिश जो है वो आपके जो है ना सोशल रिलीजियस और कल्चर जो एस्पेक्ट है उसके अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो सब ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया था भाई, क्वीन के थ्रू, है ना, ऑफिशियली बोल दिया गया था। और एक अनऑफिशियल पॉलिसी भी उनकी चल रही थी, वो थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की ऑफिशियल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। अब इसमें भी पता है अनऑफिशियल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। इसमें भी ये 2 तरीके के काम करेंगे। 1858 टू 1875 तक तो ये क्या करेंगे, ये हिंदुओं के करीब रहेंगे थोड़ा,
और मुस्लिम को क्रिटिसाइज करेंगे 1858 टू 1875। हिंदुओं के मतलब कि क्लोज रहेंगे और मुस्लिमों को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इससे इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर अपनी पॉलिसी बदल देंगे 1876 से 1947 तक। अब ये क्या करेंगे, ये मुस्लिमों को सपोर्ट करेंगे और ये वाली पॉलिसी इनकी काफी हद तक डिवाइड एंड रूल में सक्सेसफुल हो जाएगी। पूरा याद रखना इन सब चीजों को जो मैं बता रहा हूँ, काफी प्राइम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड एंड रूल अनऑफिशियल पॉलिसी, स्टार्टिंग में इस अनऑफिशियल पॉलिसी के थ्रू वो 1858 टू 1875 तक मुस्लिम्स को अपोज करते हैं, हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे उनको बहुत कुछ नहीं मिल पाता है ज्यादा, तो अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं और 1876 टू 1947 तक मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं और हिंदुओं को अपोज करते हैं। तो सॉरी, मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, नहीं मान लो। तो फिर इसको थोड़ा बहुत इनको फिर थोड़ा बहुत गेन होने लगता है इसको। और ब्रिटिशर्स तो एक लाइन बोला करते थे, लेकिन उनकी लाइन थी, हिंदू एंड मुस्लिम आर टू वाइफ्स ऑफ ए किंग इन इंडियन ट्रेडिशनल स्टोरीज। ओके, तो ऐसा बोला करते थे इनके लिए ना। तो फिर उसके बाद ये सब कुछ होता है ना। और काफी बार ऐसा भी बोला जाता है कि 1857 का जो मतलब कि रिवोल्ट था, उसने तो उल्टा स्ट्रेंथन कर दिया था ब्रिटिश पावर को। वो थोड़ा और मेटिकुलस हो गए थे, थोड़े और सावधान हो गए थे, थोड़ा उन पॉलिसीज को उन्होंने बहुत थोड़ा अच्छे से मेटिकुलसली क्राफ्ट करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मतलब कि हमने अब रिवोल्ट देखने के लिए जा रहे हैं हम सब, है ना। तो मैंने समराइज कर दिया 1857 के रिवोल्ट को। बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे बताई थी, कुछ चीजें आज मैंने यहाँ पे भी नहीं बता दी है आपको। तो 1857 के रिवोल्ट को समराइज मैंने कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स, पीजेंट रिवोल्ट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट वाले ही पढ़ाऊंगा, सारे नहीं पढ़ाऊंगा, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी जो भी मैं बता रहा हूँ है ना। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे ट्राइबल रिवोल्ट्स होंगे, फिर आपके ट्राइबल के बाद सेकंड नंबर के जो आपके रिवोल्ट्स होंगे वो ट्राइबल रिवोल्ट्स के बाद पीजेंट रिवोल्ट्स होंगे, और फाइनली कास्ट वाले रिवोल्ट्स हो जाएंगे। तो इसमें हम ट्राइबल रिवोल्ट से स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए, तो मैंने पहले भी बार बार कारण बताया इस चीज का कि बहुत सारे ऐसे लॉ लाए गए थे, ठीक है, जैसे कि टैक्स वगैरह भी इम्पोज कर दिया गया था बहुत ज्यादा, है ना। और मतलब कि खोया ट्राइब वगैरह होती थी, है ना, रंपा रीजन के अंदर गोदावरी के आसपास, उनके ऊपर मतलब क्या किया था इन्होंने, टैक्सेशन वगैरह बढ़ाया था, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया था कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते हो ना, इससे डिफॉरेस्टेशन होता है ना, ऐसा बोला था। हालांकि आज के कंटेक्स्ट में यदि बोला जाए तो ठीक ही है, यदि ऐसा किया जाता है कि मतलब डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, तो वैसे तो पॉजिटिव स्टेप थी ये। लेकिन ट्राइबल्स को देखो, सोशल रिफॉर्म किया जाना पॉजिटिव स्टेप थी, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की कोशिश किया जाना पॉजिटिव स्टेप थी। लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं वो तो इससे खफा हो ही जाएंगे ना, वो तो दुखी हो ही जाएंगे, वो तो नाराज हो ही जाएंगे, वो तो रिवोल्ट करेंगे ही ना। ठीक है, तो उसके बाद और कुछ बहुत सारे जो पार्ट्स थे फॉरेस्ट के, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उससे भी वो लोग नाराज थे। तो ये काफी रीजंस थे। उसके अलावा उनके सोशल, कल्चर और रिलीजियस मैटर्स के अंदर एक्चुअली में इंटरवीन किया गया। जैसे मैं पहले भी बताया था कि खोंड ट्राइब थी एक, खोंड रिवोल्ट हुआ था। अबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो आपने ये एक्ट लेके आए थे डलहौजी के टाइम पे, अबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एक्ट, जिससे मैंने पहले भी बताया था उड़ीसा के अंदर खोंड ट्राइब को टारगेट इसमें प्राइमरली किया गया था, तो उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया था उसके अगेंस्ट। तो ये भी रिवोल्ट रहेगा। कुछ जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज रहेंगे, है ना, वो उन एक्टिविटीज की वजह से मुंडा रिवोल्ट वगैरह हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, उसके अलावा पेनिट्रेशन होगा आउटसाइडर्स का, है ना, एरियाज के अंदर, उसकी वजह से संथाल जैसा रिवोल्ट हो जाएगा। और 60,000 संथाल लोग फाउट करें, मतलब कि लड़ेंगे ब्रिटिश से, ब्रिटिश वाले लोगों से। और सिपाही जो थे उस टाइम के, वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इस रिवोल्ट के थ्रू, है ना, काफी हद तक। तो ये रिवोल्ट के मैंने रीजन बता दिया। अब हम इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट देखेंगे थोड़े थोड़े, बस ज्यादा नहीं, उनके लीडर, कहाँ पे वो हुआ, और रिवोल्ट का नाम, और जो मेजर मेजर है वही। तो खासी खासी करके देखो, पता है पहले असम काफी बड़ा था, लाइक असम भी पहले बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए। तो रीजन असम था, खासी करके ट्राइब हुआ करती थी। और असम के अंदर 1829 टू 32 में ट्राइबल रिवोल्ट होता है, खासी करके। असम खासी ट्राइब है, लाइक खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, वहाँ पे वो भी है ना, भी मेघालय के अंदर, वो भी तो है भी, पहाड़ियां भी है ना, तो वैसे खासी करके एक ट्राइब थी, और रीजन था असम। और ये 1829 टू 32 में रिवोल्ट हुआ था। लीडर रीजन था असम, और लीडर इसके थे तिरुप सिंह, TIRUG, तिरुप सिंह। और बस इतना तिरुप सिंह याद रख लेना थोड़ा सा। बारमनिक करके इनका नाम था, तिरुप सिंह बारमनिक, या फिर पता नहीं, आता कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखना है, खासी को बस याद रखना है। असम में हुआ था 1829 टू 32 के बाद। कोल जो है, कोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट है ना, जैसे कोल KOL रिवोल्ट है, हालांकि इसका नाम तो है KOL, कोल रिवोल्ट, रिवोल्ट सॉरी, है ना। तो आप इसको कोल से याद रख सकते हो, COAL, कोल वोल निकलता है ना उस तरह थोड़ा। तो इस वजह से कोल को, KOL को आप झारखंड रीजन है, झारखंड रीजन में हुआ था, 1831 से 32 में हुआ था। और बुद्धो भगत इसके लीडर थे, BUDDHO, बुद्धो भगत। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भगत सिंह गए कोल लेने झारखंड, तो है ना, वैसे कैसे भी याद कर लो, जैसे भी आपको सही लग रहा है। तो KOL कोल रीजन झारखंड, जो ईयर है 1831 टू 32, और बुद्धो भगत इसके लीडर हैं। खोंड, खोंड के बारे में मैंने बता दिया था आपको पहले भी, उड़ीसा के अंदर हुआ था ये, और डलहौजी के आसपास के टाइम पे हुआ था। और क्यों, क्योंकि वहां पे वो उन्होंने एक्ट ला के रख दिया था कि भाई आप मतलब कि ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं कर
तो जो ये खोंड करके जो रिवोल्ट, जो ट्राइबल रिवोल्ट था, ये आपका, इसके जो आपके लीडर थे वो थे चक्रा बिसाई, बियासी, चक्रा बियासी, CHAKRA, चक्रा BIYASI, बियासी जो भी होता है, चक्रा बियासी इसके लीडर थे। ठीक है, तो चक्रा बियासी याद रख लो, खोंड याद रख लो, उड़ीसा याद रख लो, और डलहौजी के टाइम को याद रख लो। संथाल रिवेलियन काफी बड़ा रिवेलियन बिहार के अंदर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी डलहौजी के टाइम पे ही होता है, 1855 to 56 होता है। संथाल बिहार के अंदर, और सिद्धू और कानू इसके बड़े लीडर थे, सिद्धू कानू याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने बता दिया आपको। और जो होता है मुंडा ना, बिरसा मुंडा थे, इसके झारखंड के अंदर होता है मुंडा भी। तो आपको याद रखना है कि दो को याद कर लो झारखंड के अंदर, कोल को याद रख लो और मुंडा को याद रख लो, सॉरी। ठीक है, मुंडा को याद रख लो, झारखंड के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये? बिरसा मुंडा ने करवाया था, इसको लेड किया था, और 1900 में हुआ था, 1899 से 1900 के आसपास। राजस्थान के अंदर भील ट्राइब रहती है, काफी बड़ी ट्राइब है, तो भील जो रिवोल्ट हुआ है ट्राइबल, वो राजस्थान में हुआ है। और गोविंद गुरु जो थे, इनको इन्होंने इनको लीड किया था, गोविंद गुरु नाम आपको याद रखना है, गोविंद गुरु। 1913 गोविंद गुरु, राजस्थान भील रिवोल्ट। ठीक है, फिर एक आपका कुकी होता है, तो काफी फेमस है कुकी, याद रखना है, क्योंकि अभी इनसे रिलेटेड एक रानी है। ठीक है, रानी गाइड एंड ल्यू, है ना, गाइड एंड ल्यू या फिर गैंड ल्यू, जो भी इसको बोलते हैं, गाइड एंड ल्यू बोल दो, GAIDNLIEU, काफी फेमस है ये। और ये यंग डायनामिक गर्ल हुआ करती थी, अभी काफी लाइमलाइट में भी थी थोड़े दिनों पहले। तो कुकी या फिर नागा रिवोल्ट इसको बोलते हैं, मणिपुर में हुआ है 1917 से 1932 में। और इससे रिलेटेड जो फिगर है आपको याद रखना है, एक तो है जादोनंग बिलोंग टू नागा ट्राइब, जादोनंग थे, और रानी गाइड एंड ल्यू थी, है ना, रानी गाइड एंड ल्यू एंड आपका जादोनंग, ऐसे करके दो लोग थे। कोया रिवोल्ट आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। और अल्लूरी सीताराम राजू, KOYA, कोया अल्लूरी सीताराम राजू, 1922 से 24, और कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ऐसे बहुत सारे रिवोल्ट है, लेकिन जो मेजर रिवोल्ट है मैंने आपको वही बताए हैं। ठीक है, लाइक मैंने भील बता दिया, मुंडा बता दिया, कुकी बता दिया, कोया बता दिया। ठीक है, सच में इंपॉर्टेंट है ये लोग, इसलिए संथाल बता दिया, खोंड बता दिया, ठीक है, कोल बता दिया, खासी बता दिया। तो मैंने 7-8 रिवोल्ट आपको बताए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये ट्राइबल रिवोल्ट थे आपके जो बता दिए गए हैं आपको। ओके, ओके, तो इसमें मतलब क्या होता है इसमें, अब हम पीजेंट रिवोल्ट की बात करेंगे। ये पीजेंट रिवोल्ट जो थे वो कौन कौन से रिवोल्ट थे, तो बताते हैं कि पूरा जो 1858 1947 का काउंट का पीरियड रहा ना, उसमें लगभग 75 मेजर पीजेंट रिवोल्ट हुए हैं, 75। कल हमने एक बात की थी पीजेंट रिवोल्ट क्यों होगा, तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन है, जिस सिस्टम का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, वो रेवतवारी था। तो रेवतवारी का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा था। और कल अक्षमा ने बताया भी था कि जो मतलब इसमें ड्राई जो लैंड हुआ करते थे, वहां पे आपको 50% देना पड़ता था, उसको हम अनइरिगेटेड एरिया भी बोल सकते हैं। और इरिगेटेड एरिया के अंदर मतलब वेटलैंड के अंदर आपको 60% एज टैक्स देना पड़ता था। तो काफी ज्यादा पीजेंट वगैरह थे, वो दुखी थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से फाइनली यहाँ पे भी रिवोल्ट, मतलब पीजेंट रिवोल्ट भी बहुत सारे होते हैं, उसमें से बहुत सारे तो गांधी जी वगैरह भी हेड कर रहे हैं, अभी हम देख लेंगे कौन कौन से थे वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इन रिवोल्ट के अंदर कि लाइक इसके रीजन क्या रहेंगे, पहली बात तो रीजन बहुत ज्यादा हाई टैक्सेशन, लाइक 50% टैक्सेशन लग रहा है अनइरिगेटेड एरिया के अंदर, और 60% टैक्सेशन लग रहा है इरिगेटेड एरिया के अंदर। एक तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है कि आपका जो फोर्सिबल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो वगैरह को आपको उगाना ही है जबरदस्ती, इस तरीके की बातें किए जाना। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से फूड ग्रेन्स वगैरह कम हो गए, फिर लोगों की डेथ वेथ हो गई, थोड़ा अकाल वकाल भी आ जाते थे, तो इस वजह से भी रिवोल्ट हुए है ना। तो काफी जगह एक्सप्लोटेशन भी होता था जमींदारों के द्वारा, जमींदार मनी लैंडर वगैरह काफी एक्सप्लोटेशन वगैरह किया करते थे, तो उस वजह से भी रिवोल्ट काफी हद तक हुए थे। अब हम चालू करते हैं इंपॉर्टेंट पीजेंट रिवोल्ट्स या मूवमेंट्स, है ना, कुछ भी बोल दो इसको। तो ये हमारा स्टार्ट होता है, ये हमारा फाइनल रहेगा। इसके बाद जो फाइनली जो रिवोल्ट है कास्ट वाले हम कल करेंगे, इसको हम खत्म करते हैं, अभी 10 मिनट लगेगी इसके अंदर, फिर बची हुई चीजों को कल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं, है ना, उसमें इंडिगो रिवोल्ट आता है पहले। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, 1859 to 60 में हुआ था, 1859 से 60 में, मतलब आप ऐसे याद सकते हो जैसे क्राउन रूल आया था, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज पहले जो था स्टार्टिंग में, वो इंडिगो रिवोल्ट था। ओके, तो ये गोविंदपुर विलेज के अंदर हुआ था स्टार्ट इंडिगो रिवोल्ट। और इसको लीड जो किया था ना, याद रखना है आपको, इंडिगो रिवोल्ट को किसने लीड किया था? दो लोग थे, एक तो दिगंबर विश्वास थे, एक विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो भाई थे, ब्रदर थे। इन्होंने गोविंदपुर विलेज के अंदर इंडिगो रिवोल्ट को स्टार्ट करवाया है बंगाल में। ठीक है, और जो बंगाल के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उसने इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, और इसके ऊपर बुकें भी लिखी गई है, आपको खूब अच्छे से पता है, दीनबंधु मित्रा ने अपनी लिखी है बुक ना, नील दर्पण, बंगाली ड्रामा था ये इंडिगो कल्टिवेटर्स के ऊपर, तो दीनबंधु मित्रा ने इसके ऊपर लिखा है। एक आपका हरिचंद्र मुखर्जी ने भी लिखा है, हिंदू पैट्रियट, है ना, हिंदू पैट्रियट के लेखक है हरिचंद्र
हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये काफी हद तक जो है बंगाली इंटेलेक्चुअल्स ने इसको सपोर्ट किया रिवोल्ट को। और इसके रिगार्डिंग जो आपको याद रखना है, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा, बंगाली ड्रामा और इंडियन कल्टिवेटर्स था ये, और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके मतलब हिंदू पैट्रियोट लिखा है ना। तो आपको याद रखना नील के ऊपर कौन, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो भाई रहे हैं, इन दोनों भाइयों ने लीड किया है इसको, ठीक है। 1860 के आसपास ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बाद में नोटिफिकेशन पास करके और ये फॉर्सिबल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो को बैन कर दिया था। तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने स्टेप लिए ब्रिटिशर्स ने और बैन कर दिया कि भाई फॉर्सिबल आप है ना कल्टीवेशन नहीं करवा सकते रिवोल्ट का। तो ये इंडिगो रिवोल्ट था, बंगाल में हुआ था 1859 टू 60 में हुआ था, गोविंदपुर विलेज में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो भाई थे, उन्होंने इसको लीड किया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे हिंदू पैट्रियट के राइटर थे, और दिगबंधु मित्रा बंगाली दर्पण बंगाली ड्रामा नील दर्पण के थे, है ना। तो इन्होंने काफी सपोर्ट किया, बंगाली जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी इन्होंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट किया मतलब इसको जो भी किया, ओके तो सपोर्ट किया। अब दूसरा रिवोल्ट है इसमें पबना मूवमेंट। पबना मूवमेंट कब हुआ है, ये बाद में हुआ है, इसके बाद में क्रोनोलॉजी में ही चल रहे हैं, 1872 टू 75 में। इंपॉर्टेंट ही देख रहे हैं, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। तो पबना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ बंगाल के अंदर, ठीक है। और इट वाज अगेंस्ट द फ्यूडल, मतलब जो जमींदारों का जो एक्सप्लॉइटेशन होता था ना उसके खिलाफ था ये पबना मूवमेंट। आपको एक तो याद रखना, जमींदार जो होते थे ना उसमें क्या होता था, ये क्या करते थे जमींदार, ये क्या करते थे, ये तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ही तो थे जमींदार, इनके बिहाफ पे तो क्या करते थे कि फार्मर्स खेती करते थे जमींदार, तो उसको ऊपर से देखा करता था ना। पीजेंट जो होते थे वो टीनेट्स हुआ करते थे, एक्चुअल टीनेट्स तो पीजेंट ही थे ना। तो इसमें इसके जो लीडर्स रहे थे वो केशव चंद्र रॉय थे, है ना, आपको याद रखना है। एक शंभुनाथ थे, शंभुनाथ पाल, पबना रिवोल्ट, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र रॉय, केसी रॉय, केशव चंद्र रॉय, केसी रॉय और शंभुनाथ पाल, ये इसके दो लीडर हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसी के लिए फिर 1875 में बंगाल ने मतलब ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया था, बंगाल टीनेसी एक्ट, वो पबना रिवोल्ट की वजह से पास हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। और जो आपका ये जो बाद में बंगाल टीनेसी एक्ट जो पास हुआ था ना, उस बंगाल टीनेसी एक्ट का जो प्रोविजन था वो क्या था, इसका प्रोविजन था कि आप यदि 12 साल तक लगातार कल्टीवेट कर रहे हो लैंड को तो फिर आप परमानेंट हेरिडेटरी ऑक्यूपाई राइट क्लेम कर सकते हो। परमानेंटली हेरिडेटरी ऑक्यूपाई राइट क्लेम कर सकते हो यदि आप एज ए पीजेंट उसको कल्टीवेट कर रहे हो किसी लैंड को 12 साल तक। तो ये प्रोविजन था बंगाल टीनेसी एक्ट के अंदर, ठीक है, 1875 का एक्ट था, ये आपको याद रखना है। और ये पबना रिवोल्ट के बाद ही कहीं ना कहीं पे आया था, है ना। और ये जो रिवोल्ट हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1872 टू 75 के अंदर। इसके अंदर जनरली जमींदारों जो मतलब कि मतलब जो प्रॉब्लम करते थे एब्सेंटी मतलब लैंडलॉर्ड्स थे, उसकी वजह से हुआ था। केसी रॉय और शंभुनाथ पाल इसके दो एक्चुअली में क्या थे, लीडर थे, कोई याद रखना, ओके। उसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं और फिर बाद में है इसमें डेक्कन एंटी सॉकर रिवॉर्ड्स, है ना। तो डेक्कन एंटी सॉकर रिवॉर्ड्स 1875 टू 79 4 साल चला, इसको याद ही रखना है। डेक्कन एंटी सॉकर रिवॉर्ड्स, ये भी पीजेंट रिवॉर्ड्स ही था। और इसमें सॉकर्स कौन थे, सॉकर्स है ना मनी लैंडर्स हुआ करते थे, मारवाड़ी मनी लैंडर्स और गुजराती और मारवाड़ी मनी लैंडर्स हुआ करते थे सॉकर्स। और ये मनी वगैरह पैसे वगैरह उधार देते थे। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे ये रिवोल्ट ज्यादा हुआ था, पूना के अंदर हुआ था, सतारा में, अहमदनगर में, सोलापुर में, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग फिर डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 लाया गया था। उसमें ऐसा ही था कि यदि कोई पैसे वैसे नहीं चुका रहा है तो उसको इम्प्रीजमेंट नहीं होगा, ऐसा इस एक्ट का प्रोविजन था एक तो। और दूसरा प्रोविजन था कि मतलब कि जो लैंड को ट्रांसफर करवा दिया जाता है मनी लैंडर्स के थ्रू, वो ट्रांसफर ऑफ लैंड को बैन कर दिया गया था, है ना। पीजेंट की जो लैंड थी उसको ट्रांसफर को बैन कर दिया था, कुछ इस तरीके के ये डेक्कन एंटी सॉकर रिवॉर्ड्स थे। इसके लिए जो एक्ट लाया गया वो लाया गया डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879। अब आ जाते हैं थोड़ा हम और इंडिया के अंदर आगे बाद में गांधी जी के टाइम पे। तो चंपारण के अंदर जो सत्याग्रह 1917 में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के अंदर है, वो भी एक्चुअली में एक पीजेंट रिवोल्ट ही था। महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया था। 1893 से 1915 तक तो गांधी जी अफ्रीका में रहे थे और उन्होंने वहां पे काफी सारे केस वहां पे भी काफी सारी उन्होंने चीजें की थी। और फिर उसी के हिसाब से उन्होंने चंपारण में आए और उन्होंने वहां पे भी लीड किया। और चंपारण में उन्होंने लीगल बैटल फाइट की थी, है ना। और चंपारण में उन्होंने लीगल बैटल फाइट की थी, कोर्ट केस को भी किया था इसके लिए उन्होंने, है ना। और सत्याग्रह फर्स्ट टाइम यूज में लिया गया था इस मतलब चंपारण के अंदर पहली बार सत्याग्रह यूज में लिया गया था इंडिया में। हालांकि गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह यूज में ले रहे थे, 1906 में उन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह यूज में लिया था, जो आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना उसको दूर करने के लिए, ठीक है। और सत्याग्रह का मतलब होता है स्टिक ऑन टू ट्रुथ, मतलब सच्चाई के साथ टिक के रहो। सत्याग्रह के कुछ क्या क्या चीजें होती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सत्य के साथ चिपक के रहो, सत्य के साथ स्टिक करके रहो, ये तो केवल एक कंपोनेंट है सत्याग्रह का। इसके अलावा क्या क्या होता है उसमें, उसकी एक मतलब गांधी जी उसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि लव टुवर्ड्स द मैनकाइंड, लोग लव मैनकाइंड की तरफ लव। उसके जो कंपोनेंट होते हैं सत्याग्रह के वो होते हैं ट्रुथ होता है, नॉन वायलेंस होता है, ठीक है,
ह्यूमिलिटी और पॉवर्टी वगैरह को इससे कनेक्ट करते हैं, ये फियरलेसनेस होती है इसमें, ठीक है। इसमें यानी क्या होता है, ये बोलते हैं कि जो आपके मीन्स है ना, जो आपके मीन्स है एक्चुअली में वो भी इंपॉर्टेंट है, आपका गोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, रीचिंग एट समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट पाथ यू आर चूजिंग ना, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये बोलता है ये सत्याग्रह का, ये भी हड़ताल भी एक सत्याग्रह का कंपोनेंट होता है, फास्टिंग अनटू डेथ करना है ना, और सेल्फ दिस एंगेजमेंट विद द रूटीन एक्टिविटी, हड़ताल करना, सेल्फ दिस एंगेजमेंट विद द रूटीन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना एक तरह से सत्याग्रह का ही पार्ट है, इसमें दो तीन जो नीचे वाली चीजें हैं वो फाइटिंग टेक्निक्स हो सकती है ना। तो इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, और क्यों किया था, क्योंकि मतलब कि वहां पे फोर्सिबल कल्टीवेशन इंडिगो का करवाया जाता था चंपारण के अंदर, और 3 कटिया सिस्टम चलता था। इसका मतलब था कि 3/20 ऑफ द लैंड रिजर्व फॉर इंडिगो, है ना, ऐसा रखा गया था सिस्टम को। और इसमें जब चंपारण रिवोल्ट हुआ था तो जो गांधी जी के साथ और दूसरे जो लीडर्स थे ना, उनको आपको याद रखना, JB कृपलानी थे, है ना, आई थिंक, और JB कृपलानी थे क्या, ओके, एक बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, एक अनुराग नारायण थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण करके, है ना, और आपके इसके बाद मजहर उल हक थे, महादेव देसाई थी। तो ये और भी लोग थे जो उनके साथ थे चंपारण रिवोल्ट के अंदर, है ना। और महादेव देसाई जो है बाद में सेक्रेटरी ऑफ गांधी बन जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ गांधी, महादेव देसाई, ओके। आफ्टर आफ्टर ही बिकम द सेक्रेटरी ऑफ गांधी, माधव देसाई रिवोल्ट के बाद में। तो कौन कौन थे, JB कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, है ना, मुजहर उल हक और महादेव देसाई, ये भी लोग थे। 3 कटिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है, ओके, और ये पीजेंट रिवोल्ट सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद खेड़ा वाला रिवोल्ट होता है। अब खेड़ा चले जाओ, खेड़ा 1918 में गुजरात के अंदर, वहां पे भी गांधी जी लीड करेंगे। और इसमें क्या होगा कि जनरली यहाँ पे क्या, खेड़ा रीजन के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वजह से मतलब खेड़ा बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस के जिसके बिहाफ पे एग्जम्पशन ऑफ टैक्स इनके ऊपर मतलब इलिजिबल थे उसके लिए खेड़ा वाले लोग, लेकिन फिर भी ब्रिटेन वाले लोग डिसऑबे कर रहे थे उस लॉ को, और वो उनको ना एग्जम्पशन नहीं दे रहे थे टैक्स के ऊपर। तो इसमें है ना, इस वजह से गांधी जी वहाँ पे भी रिवोल्ट करवाते हैं, वहाँ पे लीड करते हैं रिवोल्ट, गांधी जी रिवोल्ट को लीड करते करवाते क्या है, गांधी जी रिवोल्ट को लीड करते हैं खेड़ा रिवोल्ट के अंदर, ठीक है, वहां पे जाके। और इसी टाइम पे आपको ध्यान रखना, गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था, इसका नाम था गुजरात सभा। तो कभी याद आता है कि गुजरात सभा करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको किसने फाउंड किया, तो गांधी जी ने फाउंड किया, ठीक है। और कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे इस टाइम पे गांधी जी के साथ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आपका ही दूसरा थे वो, लाइक मुझे लगता है कि हिंदूलाल याग्निक करके थे, ठीक है, हिंदूलाल याग्निक दूसरे नाम थे। 2 लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे उस टाइम पे, ठीक है। और ये रिवोल्ट भी सक्सेसफुल रहा और खेड़ा को टैक्स एग्जेम्पशन मिल गया। उसके बाद आपका आ जाएगा मोपला रिवोल्ट, जिसको मपिला विद्रोह भी बोलते हैं। ये केरला के अंदर हुआ है, 1921 में हुआ है, अभी 101 साल हो चुके हैं, तो थोड़ा हो सकता है इंपोर्टेंट में हो, ठीक है। तो जो मपिला आपका रिवोल्ट है, ये 2 फेज थे मपिला रिवोल्ट के आपके, है ना। तो पहला फेज था पुअर कम्युनिटी ऑफ, नहीं सॉरी, पुअर कम्युनिटी ऑफ जो मुस्लिम थे, जो वर्कर्स थे और लैंडलॉर्ड जो थे। यहाँ पे मपिला के अंदर क्या था कि लैंडलॉर्ड्स तो हुआ करते थे हिंदू, ठीक है, और जो पुअर कम्युनिटी थी वो मुस्लिम की थी, है ना। और जनरली इसके अंदर पहले फेज में क्या हुआ था, ये तो काफी सेक्युलर था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था पहले जो मपिला विद्रोह था फर्स्ट फेज के अंदर। और इसको लीड किसने किया था, कांग्रेस के काफी लीडर्स थे, उन्होंने केरला के अंदर इसको लीड किया था, लाइक गोपाल गोपाल मेनन थे, महादेव नायर थे, और याकूब खान थे, ठीक है। याकूब खान, महादेव नायर और गोपाल मेनन, फर्स्ट फेज ऑफ मपिला विद्रोह को इन्होंने लीड किया है केरला के अंदर। और फर्स्ट फेज इसका काफी सेक्युलर और नॉन वायलेंट था, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ है ना, नॉन कॉपरेशन को भी कमांड करके रखा गया था, मपिला रिवोल्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था। उस टाइम NCM भी चल रहा था, तो उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था, NCM को भी, है ना। और मतलब फिर सेकंड फेज में क्या होता है इसके अंदर, सेकंड फेज के अंदर एक कम्युनल और वायलेंट हो जाता है। और जो इसके लीडर्स होते हैं ना, वो लाइक अली मुस्लियार, है ना, इमाम थे ये, प्रिस्ट इन मौसिक इमाम थे ये कुछ, वो अली मुस्लियार थे। दूसरे थे उनके लव काला थिंगल मोहम्मद, फिर कून मोहम्मद हाजी, है ना। तो ये सब कुछ लोग थे काफी सारे, ठीक है। तो ये फिर थोड़ा कम्युनल हो जाता है और इसमें वायलेंस वगैरह बढ़ जाता है इसके अंदर, और गांधी जी फिर सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हैं जैसे ही कम्युनल हो जाता है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिश के बीच में, और उनके बीच में 10,000 मपिलाओं की डेथ हो जाती है इसमें। 10,000 मपिलास वर किल्ड इन दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट, ओके। उसके बाद आपका मपिला विद्रोह हो गया। अब आपका आता है बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर। तो 1928 के अंदर आपका बारदोली सत्याग्रह आता है, और इसका भाई आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको यहीं पे इनको टाइटल मिलता है सरदार का, सक्सेसफुली मूवमेंट को लीड करने के लिए, ठीक है। सक्सेसफुली मूवमेंट को सक्सेसफुल जब हो जाता है तो फिर उनको सरदार का टाइटल दिया जाता है। ये लैंड रेवेन्यू एनहेंसमेंट के अगेंस्ट ही था ये वाला भी,
और लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करके 22% कर दिया गया था। और इसके लिए फिर ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाती है ना, और उस कमेटी का नाम था ब्रूमफील्ड कमेटी। कभी याद आता है ब्रूमफील्ड कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वो आपकी बहादुर सत्याग्रह से लिंक है। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या कि यहाँ पर लैंड रेवेन्यू को एनहेंस किया गया था, जो कि अनजस्टिस था एक तरीके से, ठीक है। तो फिर पीजेंट एसोसिएशन भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि किसान सभा थी वो बनी थी काफी हद तक। तो 1915 से 1935 तक तो प्रोविंशियल लेवल किसान सभा को फॉर्म किया गया था। फिर बाद में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बन जाती है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हो जाती है 1936 के अंदर। और प्रोविंशियल लेवल एसोसिएशन जो यदि हम देखें कुछ किसानों से रिलेटेड, प्रोविंशियल लेवल पीजेंट है ना, तो किसानों से रिलेटेड कुछ प्रोविंशियल लेवल एसोसिएशन देखते हैं। तो हम सबसे पहले यूपी किसान सभा बनी थी 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस के लिए। इसकी 450 ब्रांचें थी। इसके फाउंडर जो थे, यूपी किसान सभा के फाउंडर थे गौरी शंकर मिश्रा, थे इंद्र नारायण और इंदुलाल याग्निक। ये लोग जो थे प्रोविंशियल जो आपकी ये सॉरी यूपी जो आपकी किसान सभा इसके ये आ सकते हैं क्वेश्चन से ना, सीधे आते भी है ना, विद असिस्टेंस ऑफ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने मदद की थी, असिस्टेंस दिया था यूपी किसान सभा के फॉर्मेशन में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय कौन थे? मदन मोहन मालवीय एक्चुअली में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने इसके चांसलर भी बने थे, इन्होंने फाउंड किया था। फर्स्ट मतलब कि आई थिंक चांसलर थे ये, वाइस चांसलर थे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय से लिंक जो जनरल्स है वो कौन से हैं? हिंदुस्तान, इंडिया यूनियन और अभ्युदया अभ्युदया इंडियन यूनियन, हिंदुस्तान, ये इनके जनरल्स है, ठीक है। कुछ लिंक जो भी है। उसके बाद आपको देखना है अवध किसान सभा। थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है बस, लेकिन 2-3 मिनट का और है। अवध किसान सभा जो है 1920 के आसपास आई है, ठीक है। और इसके फाउंडर थे बाबा रामाचंद्र, है ना। तो बाबा रामाचंद्र अवध किसान सभा के फाउंडर थे। और नेहरू के असिस्टेंस थे, नेहरू को असिस्टेंस था इसके अंदर। इसकी 330 ब्रांचें थी। और जो बाबा रामाचंद्र हैं, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रामचरितमानस से काफी इन्फ्लुएंस थे। 1920 में अवध किसान सभा आ गई है। इस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश का प्रोविंशियल रियोट एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1928 में हुआ है। आचार्य एन.जी. रंगा के नेतृत्व में इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट गुंटूर के अंदर बना था। इसको भी आप ध्यान रखना है, आचार्य एन.जी. रंगा ने बनवाया होगा ये भी। उसके बाद बिहार किसान सभा 1929 के अंदर आती है, स्वामी सहजानंद, ये काफी फेमस है ना, ध्यान रखना, काफी फेमस है ये। 1929 के अंदर बिहार किसान सभा, फाउंडर थे स्वामी सहजानंदा या सहजानंद, ओके। फिर आती है ऑल इंडिया किसान सभा 1 नवंबर 1936 को लखनऊ के अंदर, ठीक है। और इसके भी जो प्रेसिडेंट होते हैं, पहले प्रेसिडेंट प्रोविंशियल एसोसिएशन था ये, मैंने सारे ऑल प्रोविंशियल एसोसिएशन को मर्ज करके ऑल इंडियन किसान सभा का 1936 फर्स्ट नवंबर को इसको बनाया जाता है लखनऊ के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट वो स्वामी सहजानंद थे, और जो इसके एन.जी. रंगा थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, जनरल सेक्रेटरी थे। तो इस तरह से हमारा ये खत्म होता है फाइनली, और हमने पीजेंट रिवोल्ट कर लिया है। अब हम आगे से कास्ट रिवोल्ट के साथ चलेंगे। तो अगली क्लास में कास्ट रिवोल्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को।